कहते हैं कि कह रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बढ़दी अखियां निरही आँखनि को सुख होत। तो कहते हैं कि अपने कुल को बढ़ता हुआ देख के आपको कैसे खुशी मिलती है। तो कहते हैं जैसे किसी की बड़ी बड़ी आंखें देखो, सुंदर सी आंखें, तो लगता है कितनी सुंदर आंखें हैं इसकी। तो ये उसी तरीके की खुशी है। और उसके बाद उसको भी अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी वो तवज्जो मिल जाए जो मुझे मिली थी, तो मेरा काम एज अ टीचर तो सेटिस्फाई हो गया। जब मैं बाहर गया, द काइंड ऑफ रेस्पेक्ट एंड लव लोगों ने दिया जस्ट बिकॉज ओ यू आर तो BHU बनारस यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हो, एंड देन यू रियलाइज कि उस आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है उस लेगेसी को मेंटेन करने। मुझे लगता है when you are attached with a system, any system you are working in, you should be a person who has created something which was not there. ऐसा एक विक्टिम, ऐसा एक पेशेंट आप इमरजेंसी में आया और आपको रियली समझना है कि कौन पहले किस चीज़ से पहले मर जाएगा। तो हो सकता है उसकी हड्डी टूटी हो, लेकिन उससे पहले नहीं मरेगा। को मरेगा किससे पहले, ये जानना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हर मरीज अलग है, तो कई बार ना बहुत मुश्किल होता है कि इसके लिए डिसाइड कैसे करें। तो उस सिचुएशन में केवल आपको एक चीज़ सोचनी होती है कि अगर इस पेशेंट की जगह मेरी माँ, बहन, भाई होता तो क्या डिसाइड करता, और सडनली इट बिकम्स एन आंसर। क्योंकि ट्रॉमा में हम कहते हैं गोल्डन आवर, तो इनिशियल जो पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक देवदूत चाहिए, एक एंजल चाहिए जो आपको सीन ऑफ इंसिडेंट से एक ढंग के हॉस्पिटल में पहुंचा दे। कि यार हम लोग हिंदुस्तान में इतने सब्जेक्ट पढ़ते हैं MBBS में, बट मेडिकल एथिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ इट। जब वहाँ पे फ़ोन आया, एक संकट मोचन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और हम जितने के जितने उस हॉल में बैठे थे सब चले गए इमरजेंसी, और हम सब इन्वॉल्व हो गए। पता नहीं हम लोग कहीं ना कहीं पेशेंट के अटेंडेंट को मैनेज कर रहे थे, कहीं सबको किसी को कंसोल ही कर रहे थे। एम्पैथी, दिस इज अ टर्म विच इज़ वेरी इजी टू बी सेड एंड वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। अमेरिका में अपनी फेलोशिप के दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस की। कई बार अगर किसी कंसल्टेंट को एक दिन में 8 से 10 मरीज देखने पड़ जाते थे, तो वो उसके लिए इतना ज़्यादा बिजी दिन होता था कि कई बार वो अगले दिन छुट्टी लेते थे। आज का डॉक टॉक शो बहुत स्पेशल है। हम इसमें यह भी देखेंगे कि वो 10 की जगह दिन में 400 मरीज उसी सटीक, उसी बारीकियत के साथ कैसे देखे जा सकते हैं। मेरे लिए शो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं है। आज यहाँ पे मेरे सबसे अजीज दोस्त डॉक्टर प्रोफेसर शशि प्रकाश मिश्रा, who is a प्रोफेसर इन सर्जरी एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो जगह जहाँ पे मैं भी बड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे हमने साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस के वो दिन निकाले जब एक इंसान एक बच्चे से पहले बड़ा और बड़े से एक डॉक्टर बनता है। हमें वो चीज़ें सिखाई गई कि सर्जन होने का मतलब क्या होता है और उससे पहले डॉक्टर होने का मतलब क्या होता है। वो दिन भी देखे जब आप ट्रेनिंग में फर्स्ट ईयर में होते हो और आप जब पहली बार वो आला डाल करके मरीज के पास खड़े होते हो, आपको मरीज के बारे में कुछ नहीं पता होता है और मरीज को लगता है कि यही तो मेरा भगवान मेरे सामने आ गया है, और उस समय कैसे बिहेव करना डिस्पाइट नॉट हैविंग इनफ नॉलेज कि मरीज का भरोसा रहे, भरोसा ना तोड़ा जाए। रैगिंग की इतनी अच्छी मेमोरीज आज भी हम लेकर के बात कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमको एक बेहतर इंसान बनाया और एक अच्छा डॉक्टर बनाया। लेट्स वेलकम डॉक्टर शशि। कैसे हो? पहली बात तो मुझे कल जब तुमसे इस शो के बारे में पता चला तो थोड़ा सा मैं भी एक्साइटेड था, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सर्जिकल और मेडिकल ट्रेनिंग ये बहुत स्पेशल अपने आप में एक ट्रेनिंग है। हर मेडिकल कॉलेज की कुछ लीगेसी है जो कैरी फॉरवर्ड होती है ओवर द ईयर्स। इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई मस्ट से, कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम एक अबोध बालक की तरह हमने 2002 में एंट्री किया, जब हमें दुनियादारी की बहुत कुछ समझ नहीं थी। अंदर घुसे तो ये एक प्रेशर था कि आज रैगिंग होगी, मार भी पड़ सकती है, हो सकता है पूरी पूरी रात कहीं अंधेरे में घूमना पड़े इस डर से कि कहीं हॉस्टल में गए
तो सीनियर्स पकड़ लेंगे, तो इस चीज़ से बचना कैसे है। उसके बाद स्टूडेंट लाइफ, पढ़ाई का प्रेशर, उससे कैसे निपटना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आगे की लाइफ, एंड नाउ एज अ फैकल्टी एंड विद द प्रमोशंस ओवर द ईयर, और अब आज एक प्रोफेसर के रोल में मैं आई एम वर्किंग देयर इन IMSBHU। एज ऑफ नाउ आई हैव क्रॉस्ड 40 ईयर्स ऑफ एज, और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, मेनी टाइम्स मेरे कुछ लेक्चर्स होते हैं तो मैं कहता हूँ कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप मैच्योर 40 साल के बाद होते हो। जब आप 40 साल के हो जाते हो तभी आपकी एक्चुअल मैच्योरिटी आती है। तो मुझे आज लगता है कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ। मैं ये नहीं कह सकता मैं परफेक्ट हो गया हूँ, लेकिन हाँ मैच्योर हो गया हूँ। कैसा लगता है टू बी अ टीचर एंड देन इवेंचुअली अ प्रोफेसर उसी सेम इंस्टीट्यूट में जहाँ पे पढ़ के बड़े हुए हो? ये थोड़ी मिक्स सी फीलिंग है। क्या होता है, जैसे हम तुम जिस माहौल में बड़े पड़े हैं, हमने जब इंटर किया था तो हमारे ऊपर रैगिंग का काफ़ी प्रेशर था। तो जैसा अभी तुमने कहा ना कि रैगिंग शेप्स यू, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है कि रैगिंग को जितना क्रिटिसाइज़ किया गया मेडिकल या प्रोफेशनल कॉलेजेस में, रैगिंग वाज नॉट टू बैड। इसका जो भी रैगिंग का बहुत एक गलत एस्पेक्ट गया, वो कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से गया, जिन्होंने इस रैगिंग को एक मारने पीटने का हथियार बनाया, लोगों को फिजिकली टॉर्चर करना स्टार्ट किया। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई, आई बिलीव दिस कि प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन रैगिंग में एक जो बहुत स्पेशल था कि आपका जो जूनियर सीनियर का इंटरेक्शन था। जैसे हमने जब करियर अंदर हम घुसे तो वी वर जस्ट क्लास 12 पास, सब कुछ माँ बाप खरीद के देते थे, हमें बस एग्जीक्यूट करना होता था, अपनी चीज़ें यूज़ करना होता था। जब हम मेडिकल कॉलेज में आए और हमने देखा कि अपने कपड़े कल क्या पहनना है वो धुल के प्रेस करके तैयार है, हमारा एप्रन तैयार है, हम खाना कब खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके टाइम से, ये वो नहीं है कि घर में ब्रेकफास्ट लगा हुआ है आप जाओ करके तुरंत निकल जाओ। हॉस्टल में जाना है, ब्रेकफास्ट टाइम से करना है, निकल जाना है। और ये सारी चीज़ें, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें रैगिंग ने सिखाई। तो मैं जिस चीज़ को मानता हूँ कि IMSBHU इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन, इट्स अ लीगेसी। और एज अ टीचर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल माई स्टूडेंट्स कि क्या लीगेसी हमने कैरी फॉरवर्ड की है एंड व्हाट यू आर सपोज टू कैरी फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि मैं उन पे कुछ इम्पोज करूँगा कि नहीं आपको तो ये परंपरा निभानी है, ऐसा कुछ परंपरा जैसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, उनको ये बताना होगा कि एज अ स्टूडेंट ऑफ IMSBHU आपकी पहचान होनी चाहिए। जब आप 100 मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट के बीच में खड़े हों तो कोई पहचानना चाहिए ये BHU का स्टूडेंट है। तो ये पहचान आपको डेवलप करनी है, अपनी और अपने इंस्टीट्यूशन की। दूसरी चीज़, मुझे अभी भी याद आता है जब हम लोग, हमारे टीचर्स थे, उनका जो डेडिकेशन था टुवर्ड्स एकेडमिक्स, वो कितना मेहनत करते थे। ऐसा हमेशा हमें लगता था एग्री। कि उन्होंने वो पूरा चैप्टर कल ही शायद पढ़ा हो जो हमारे लिए। तो मैं हमेशा इस बात की कोशिश करता हूँ कि मेरा अगर कल सुबह लेक्चर है तो मैं आज शाम को उस चीज़ को एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लूँ, जिससे मैं आउटपुट बच्चे को जो देना है वो ज़रूर दे दूँ। तो ये दो चीज़ें तो एकेडमिक में बहुत इंपॉर्टेंट मुझे पर्सनली। नहीं, एग्री। आई थिंक बिफोर हम दूसरी बात में डाइल्यूट हो जाएं, ये कई लोग इसको कंट्रोवर्शियल ले सकते हैं। सो आई जस्ट वांट टू टेल कि शशि यूज्ड टू बी अ डे स्कॉलर, मतलब इनका घर भी बनारस में ही था, लेकिन ही डिडंट वांटेड टू मिस दैट एक्सपीरियंस ऑफ रैगिंग। तो इसलिए, क्योंकि रैगिंग करवानी है, हॉस्टल में आते थे एंड ही हैड अ फुल ऑप्शन कि मैं घर से रह करके कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आऊँ जाऊँ, लेकिन मुझसे वो चीज़ छूट ना जाए, इसलिए आकर के जिस चीज़ को कहते हैं कि डर लगता था। लेकिन सी, एक्चुअली इसका ना स्वरूप भी चेंज हुआ, और जैसे हम कहते हैं जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, सबके हाथ में नहीं है। तो शायद जिस स्वरूप की रैगिंग हो गई थी और जब वो बैन हुई वो सही था। लेकिन जो हमारे समय रैगिंग का एक्सपीरियंस था, या ट्रेनिंग बोल लीजिए या उसको मेंटरशिप बोल लें, एक बच्चा जो जस्ट 12th से निकल के आया है, उसे ये भी नहीं पता कि एक रिक्शे वाले से सही बार्गेनिंग कैसे करते हैं। एक स्टेज जहाँ पे 50 या 100 बच्चे एक साथ आकर के बैठे हैं और वो अपने बैकग्राउंड में इतने अनइवन हैं
किसी के घर में शायद 3 टाइम की रोटी भी ढंग से नहीं आती है और कोई शायद एक मर्सिडीज कार से आता है। इन सबको रैगिंग एक सेम स्टेज पे सेट करती थी। सो हाउ इज क्लिनिकल मेडिसिन, यू विल से कि तब से और आज के समय में ग्रास रूट लेवल पे, एमबीबीएस लेवल पे क्लिनिकल मेडिसिन कैसी चल रही है? क्लिनिकल मेडिसिन अगर एमबीबीएस लेवल की बात करें तो काफ़ी अफेक्टेड हुई है। उसका मल्टी फैक्टोरियल रीजन है। आज की डेट में अगर आप बात करें तो हम सब जानते हैं कि अब एक कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का एक प्लेक्सस सा बन गया है। अभी जो भी बच्चा एमबीबीएस में एडमिशन लेता है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर बीतते बीतते वो अपने आप को एक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ रजिस्टर कर रखा होता है। उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एक डेफिनेट प्रोटोकॉल पे कुछ स्टडी मटेरियल होता है जो उसे वो दे रखा होता है। वो बच्चा उसी चीज़ को पढ़ रहा होता है। वो उसका पूरा का पूरा फोकस होता है कि वो उसी स्टडी मटेरियल को पढ़ेगा और अल्टीमेटली जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसी को पढ़ के वो पास हो जाएगा। क्या चीज़ छूटी क्लिनिकल मेडिसिन। थेरेटिकल चीज़ें नहीं छूट रही हैं। थेरी तो बच्चा पढ़ लिया, जो भी जिसने भी एमबीबीएस में एडमिशन लिया है थोड़ा लेबोरियस तो होगा, बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, वो उस चीज़ को पढ़ ले रहा है। लेकिन क्लिनिकल मेडिसिन कहीं ना कहीं एक हाशिए पे चली जा रही है। उसको ये पता है कि जब उसका पोस्ट ग्रेजुएट का एंट्रेंस होगा उस समय आप उससे कोई नहीं पूछेगा कि तुम एब्डोमेन पैल्पेट करके दिखाओ कि मुझे एक लार्ज लिवर कैसे पैल्पेट करना है। उसको अच्छे से पता है कि उसको ये चीज जानकारी केवल और केवल एमबीबीएस पास होने के लिए चाहिए। उसको हेपेटोमेगाली के डिफरेंशियल डायग्नोसिस और उसके साथ कोरिलेटिंग एसजीओटी पीटी के वेरिएशन पता होंगे, वो सब पता होंगे। लेकिन अगर आप उससे बोल दो कि लिवर कैसे पैल्पेट करना है तो हो सकता है उसका हाथ कांपने लगे। तो प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम इसकी भी कई प्रॉब्लम है, एक यही प्रॉब्लम नहीं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन अंडर ग्रेजुएट मोर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल विद अस। हमारे ऊपर पीयर प्रेशर है, आवर पॉपुलेशन इज़ सो हाई, हमारे ऊपर बच्चों का प्रेशर है कि भाई सीट बढ़ानी है हमें। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जनरेट करने का भी एक लिमिट है, हम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, हम लोग जिस बैचेस में पढ़ाई करते थे, हम लोगों के एक बैच में 7 बच्चे हुआ करते थे जो एक साथ क्लिनिकल मेडिसिन प्रेजेंट करने जाते थे। तो इवेंचुअली हर हफ्ते आपको एक पेशेंट कंसल्टेंट के सामने प्रेजेंट करना होता था। दिस 7 फिगर हैज़ नाउ बिकम 35 हमारे इंस्टीट्यूशन में। तो एक बैच में 30-35 बच्चे एक साथ क्लिनिक्स में आते हैं। तो मतलब अगर एक बच्चे ने आज हिस्ट्री प्रेजेंट की तो हो सकता है आप दोबारा उसकी पोस्टिंग में उसका हिस्ट्री प्रेजेंट करने का नौबत ना आए। तो वो क्या करेगा, ही विल एक्वायर स्किपिंग एटीट्यूड। उसका जिस दिन नंबर आ रहा है वो उस दिन छुट्टी मार देगा और कुछ दिन की पोस्टिंग है 1 महीने की, तब तक उसका नंबर आएगा ही नहीं। उससे क्या फ़ायदा होगा, वो प्रेजेंट नहीं करेगा, टीचर के सामने एक्सपोज होने से डरता है। वो सोचता है कि वो ना बता पाए। तो एक तो ट्रेनिंग अफेक्ट हुई। लेकिन अब आप सोचिए एग्जामिनेशन का पार्ट, जब ये 40-50 बच्चों का बैच एग्जामिनेशन में अपेयर होता था और 2 दिन के ऊपर एग्ज़ाम होता था, एक दिन में 25-26 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ करता था। 2 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था। कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर जो बाहर से आया है, वो आज आया है, उसको पता है कि कल उसको एग्ज़ाम लेके चले जाना है, ख़त्म। अभी क्या हो गया है, 100 का बैच, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में 100 का बैच है। क्या? और कोई भी एग्जामिनर जो आता है उसको पता है कि उसको 4 दिन एग्ज़ाम लेना है। आज की डेट में 4 दिन किसी को भी अपने घर से बाहर रहना, जिसके बच्चे हैं, कुछ उसके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, सबके लिए थोड़ा टफ होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी मेंटली इंगेज होता है। अब वो उसको 100 बच्चों का एग्ज़ाम लेना है और मोर और लेस सेम टाइप के क्वेश्चंस चारों दिन उसको पूछने हैं, क्योंकि मोर और लेस सेम टाइप के पेशेंट्स रहेंगे। तो एक तो एग्जामिनर भी प्रेशर में है, दूसरा स्टूडेंट भी प्रेशर में है। उसको पता है कि उसने 4-4.5 साल तो कोई मरीज तो देखा नहीं है, वो तो हमेशा भगा रहा है, तो वो भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जजमेंट भी प्रभावी हुआ है। लेकिन इसका ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखिए तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि क्लिनिकल मेडिसिन हमारी जरूर हाशिए पे चली गई है, स्पेशली इन अंडर ग्रेजुएट एज ऑफ नाउ। खैर शशि, अगर मैं इस बात में बात करूं तो हमें याद है हमारे जो शाम का हम लोग राउंड लिया करते थे, और अभी भी आई एम श्योर कि बहुत से रेजिडेंट उसी लेगेसी को फॉलो करते हुए उसको सीख रहे हैं कि रात का राउंड होता था
जब हम मरीजों के पास जाते थे और उनसे केवल बात करते थे, उनसे ये बात नहीं करते थे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। उस राउंड में हम ये समझते थे, सीखते थे कि ये आया कहाँ से, ये जो 2000 या 500 रुपए इसकी दवाओं में लगे हैं कितनी मुश्किल से लेके आया है। कोई पता चलता था कि गांव से कुछ अपनी बीवी के गहने गिरवी रख के लाया है, कोई पता लगता था कि बिल्कुल नहीं है, वो किसी से भीख मांग के लेके आया है। वो एक्सपीरियंस और वो जो नॉलेज थी, उसने कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के दौरान इतना हम्बल बनाया होता है कि आई थिंक वो कभी नहीं जाता है लाइफ से। जब मैं बीएचयू से निकला तो तब तक मैं भी ना, मेरा हो गया था यार कहाँ है, कहीं कोई एम्स या कहीं इंटरनेशनल जगह पे होते तो यार क्या तो बात थी। थोड़ा सा अनमने मन से निकला था कि हाँ चलो तो क्या ही, तो डिग्री तो दे दी है। जब मैं बाहर गया, द काइंड ऑफ रेस्पेक्ट एंड लव लोगों ने दिया जस्ट बिकॉज ओ यू आर तो बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हो। तब जो बात तुम कह रहे थे लिगेसी की, सो आपके सीनियर्स की जो लिगेसी है वो केवल आप पे प्रेशर नहीं छोड़ती, प्रेशर बनाती है बिल्कुल, क्योंकि वो आपको लेगेसी मेंटेन करनी है। लेकिन जब आप बाहर जाते हो, जब आपको वैल्यू मिलती है, आपके बिना कुछ किए पहले से ही आपको आगे से बढ़ के 4 लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज यू आर एंजॉइंग दैट लेगेसी। एंड देन यू रियलाइज कि उस आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है उस लेगेसी को मेंटेन करने की। अभी जिस चेंज के बारे में हिमांशु हम लोग बात कर रहे थे, जैसे अभी जो इंस्टीट्यूशन 2002 में जिसमें हम ऑटो मेंटर किए थे, फिर 2011 में पास आउट करके एज अ रेजिडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट ऐसे पास आउट करके एमएस करके निकले। अभी जैसे चीज़ें, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा मैन पावर, सब कुछ बहुत चेंज हो गया है। जैसे मैं शुरुआत से अगर मैन पावर की बात करूं तो हमारे टाइम पे MBBS इनटेक वाज 50, नाउ इट हैज़ बिकम 100। हमारे समय में सर्जरी में MS की सीट 14 थी, अभी 20 हो गई हैं। Okay. तो ये केवल मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, इस तरीके से हर डिपार्टमेंट में चेंज हो गया है। बट इवन बीएचयू हैज बिकम ह्यूज, हमारी नई विंग्स become इतना very बड़ा, huge। एंटायर ट्रॉमा सेंटर नहीं था उस समय। अब नए नए सेटअप्स की बात करो तो जैसे जिस सेटअप में हम लोगों ने काम किया था, तो एक SS हॉस्पिटल था, उसमें भी बेड्स अराउंड 1000 हुआ करते थे। अभी उसके बाद से नया सेटअप आया, ट्रॉमा सेंटर बन गया, विच इज़ अराउंड 333 बेड ट्रॉमा सेंटर, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉमा सेंटर्स इन द कंट्री। उसके बाद एक नया सेटअप बना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर, 100 बेड का, वो केवल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फैसिलिटी बनी। अच्छा, वो अलग बन ये गई। कहाँ पे है? ये MS ऑफिस जो हुआ करता था उसी के जस्ट बगल बना हुआ है। ओके। फिर एक अराउंड 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, शताब्दी, जिसमें केवल मेडिकल एंड सर्जिकल सुपर स्पेशलिटीज़ रन करती हैं। उसके बाद एक बना साइकेट्री के लिए अलग बिल्डिंग बनी, अराउंड 100 बेड की साइकेट्री की बिल्डिंग बनी। उसके बाद एक 100 बेड का रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी बना। वाह। और एक नया आ रहा है जीरियाट्रिक्स का, एक नया सेंटर, नेशनल सेंटर ऑफ जीरियाट्रिक्स, तो वो फिर अगेन आई थिंक 100+ बेड्स का बन रहा है। तो इस तरीके से वी आर अप्रोचिंग नाउ टूवर्ड्स 3000+ बेड्स। वाओ, सो इट्स अ हेल्थ सिटी नाउ। तो हेल्थ सिटी नाउ, तो इसका एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, मैन पावर बढ़ा इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ सुपर स्पेशलिटी स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेंट्स। लेकिन किसी भी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होता है उसके कोर में होता है टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, एज अ कंसल्टेंट, एज अ प्रोफेसर इन दी BHU, जो हमारा कोर होता है, जैसे कभी कोई मेरे से पूछे कि फैमिली वाले, अक्सर कुछ लोग मिलते हैं, बोलते क्यों पढ़े हुए हो, वाई यू आर वर्किंग लाइक अ सैलरीड पर्सन इन इंस्टीट्यूशन। तो इसका एक जो मेन सेटिस्फैक्शन का लेवल है, एक वो कहते हैं कि कह रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बढ़दी अखियाँ नहीं रही आँखें निको सुख होत। तो कहते हैं कि अपने कुल को बढ़ता हुआ देख के आपको कैसे खुशी मिलती है, क्या खुशी मिलती है। तो कहते हैं जैसे किसी की बड़ी बड़ी आँखें देखो, सुंदर सी आँखें, तो कितनी सुंदर आँखें इसकी, तो ये उसी तरीके की खुशी है। तो जब हम पास आउट करके, जब हम
बीएचयू से बाहर निकलते हैं, देखते हैं हमारा एक स्टूडेंट है, उसका एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, वो एक 400-500 बेड का हॉस्पिटल चला रहा है और इतना स्टाफ को रखा है, तो हमको ये कभी जलन की फीलिंग नहीं आती कि हम भी ये वाला कर सकते थे, हमने किया नहीं। हमको लगता है ये हमारी ट्रेनिंग है जो बीएचयू में हमने इसको ट्रेन किया और इसकी वजह से नाउ ही इज सर्विंग सोसाइटी इन सच अ गुड मैनर। तो इट्स सच अ काइंड ऑफ, ये जो एक खुशी है, ये मुझे लगता है किसी और चीज़ में नहीं मिल सकती, मेरा ये पर्सनल बिलीव है। बिकॉज नो अमाउंट ऑफ मनी कैन गिव यू दिस काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन जो आपको खुशी मिलती है। आप किसी शहर में जाओ, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में जाओ, जैसे अभी रिसेंटली मैं एसिकॉन में गया, आगरा में गया, वहाँ पे जितने आगरा में बीएचयू के पास आउट लड़के सब फ़ोन करें, बॉस कब मिलेंगे, आपसे कब मिलना है, आप मेरे घर चलो, आप मेरे हॉस्पिटल चलो। तो प्रॉब्लम हो गया कि कॉन्फ्रेंस में अपने कमिटमेंट कैसे मैच करो और कब उनसे मिलने जाओ, किसके घर जाओ खाना खाने, और फिर सोचते हैं कि क्यों बुला रहे हैं अपने घर, इनके घर जाके किसी के घर कोई खाना खा लेगा तो इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी ना। आप उसके हॉस्पिटल में जाके उसका हॉस्पिटल देख लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि उसके हॉस्पिटल को कुछ नई रेटिंग मिल जाएगी, नए पेशेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो बॉन्डिंग है, ये वाला बॉन्डिंग मुझे लगता है केवल यू गेट इन एन academic institution, especially in an academic institution which has got a legacy like IMS BHU has got a legacy. तुम जिस अभी लीगेसी की बात कर रहे थे, मैं 2011 में पास आउट हुआ, तो सबका एक अप्रोच होता है ना, पास करो दिल्ली चलो, तो मैं भी दिल्ली आ गया। तो मेरा पहला इंटरव्यू था आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली में। वहाँ मैं इंटरव्यू पैनल में बैठा, मेरे सामने इंटरव्यू हो रहा था और मुझसे पूछा गया कहाँ के पास आउट हो। मैंने कहा IMS BHU का। बीएचयू के पास आउट हो, किसके साथ काम किए हो? मैंने कहा प्रोफेसर ए.के. खन्ना। तुम प्रोफेसर ए.के. खन्ना के साथ काम किए हो, ओके यू कैन ज्वाइन टुमारो। देयर वाज नो क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम मी। तो ये मैंने कुछ नहीं गेन किया था, मेरे चेहरे पे थोड़ी ना लिखा हुआ था, ये पहले बीएचयू आया फिर प्रोफेसर ए.के. खन्ना आया। तो आज उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ टीचर मैं बिलीव करता हूँ कि जब मेरा स्टूडेंट भी कहीं जाएगा तो उससे भी ये 2 सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि कहाँ से आए हो पास करके और किसके साथ काम किए हो, और उसके बाद उसको भी अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी वो तवज्जो मिल जाए जो मुझे मिली थी, तो मेरा काम एज अ टीचर तो सेटिस्फाई हो गया। अब बात करें हम लोग, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, स्टूडेंट बढ़े, मैन पावर बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, तो लोगों की पब्लिक एक्सपेक्टेशन भी बढ़ी। बिल्कुल। पब्लिक एक्सपेक्टेशन आज भी, जब बिहार झारखंड हम लोग अपना एक वो देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं वी आर सर्विंग ईस्टर्न यूपी, ऑलमोस्ट होल ऑफ द बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड नेपाल। हमारे पास पेशेंट नेपाल से भी आते हैं। तो जब नेपाल से कोई आदमी IMS BHU के लिए चलता है तो वो ये नहीं जानता कि मैं डॉक्टर शशि प्रकाश मिश्रा के पास जा रहा हूँ, वो ये जानता है कि मैं BHU जा रहा हूँ और मेरे आसपास मुझे कोई ठीक नहीं कर सका और वहाँ पे मैं BHU जाके उसको ठीक कर दूंगा, मैं BHU आ जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे उसकी यही वाली सेट जो एक्सपेक्टेशन है, बस केवल यही फोकस में रखनी है। मेरी एक्सपेक्टेशन कतई नहीं, जैसे आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑन दैट, लेकिन हम जब किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल और किसी प्राइवेट सेटअप में जाते हैं तो उनका फोकस ट्रीटमेंट तो मान लीजिए डेफिनेटली हॉस्पिटल में तो होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी होता है ना कि पेशेंट शुड बी सेटिस्फाइड ऑल्सो। सो दैट ब्रिंग्स टू वेरी इंटरेस्टिंग। मैं सोच रहा था, पूछूंगा कि ठीक है, कभी ना कभी ऑल्दो आई थिंक यू पास्ड आउट फ्रॉम BHU और उसके बाद फिर तब से कंटिन्यूसली बीन इन BHU, राइट? लेकिन कभी किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कुछ एनकाउंटर हुआ होगा, तो व्हाट इज़ योर टेक? क्या लगता है कि अगर और सपोज किसी एक पर्टिकुलर सर्जरी सेम जो BHU में भी कर रहे हो यहाँ पे भी कर रहे हो, तो उसके और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के टेक को ट्रीटमेंट में क्या मेजर अंतर समझोगे? क्योंकि टेक्निकलिटी तो कुछ खास अंतर नहीं है। मेरा जो टेक है इसमें, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कोविड ने हमें सिखाई। कोविड ने हमें क्या क्या सिखाया? कोविड ने हमें सिखाया कि डॉक्टर्स बड़े क्रिटिसाइज़ किए गए कोविड में, बहुत मीडिया में आया कि इतने लोग मर रहे हैं, कोई हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है। I have been to the nodal person and in charge of the COVID facility at the trauma center of BHU. तो वहाँ पे मैंने देखा कि मैंने ये चीज़ एनालाइज करना शुरू किया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि डॉक्टर्स तो आ रहे हैं। तो मैं क्या करता था कि एज अ नोडल पर्सन मैं PPE किट पहन के सुबह से अंदर घुस जाता था।
तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं सपोर्ट स्टाफ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस चीज़ को अभी भी हम गवर्नमेंट सेटअप में कैटर नहीं कर पा रहे हैं। पहले मैं अगर प्राइवेट सेटअप की बात करूं तो आई डू नॉट फाइंड एनी लार्ज डिफरेंस इन द कैपेबिलिटीज ऑफ द डॉक्टर्स, मे इट बी प्राइवेट सेटअप, मे इट बी गवर्नमेंट सेटअप, कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट मैचिंग है। थोड़ा सा इनफैक्ट बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो दे बैग ऑन देयर बेस्ट रिजल्ट, वो आप कहीं पे भी जाके देखोगे तो उनके जो सबसे बड़े नाम होते हैं उनके नीचे बड़ी शान से लिखा होता है कि एक्स HOD ऑफ फलाने definitely, मेडिकल हाँ। कॉलेज, कहीं से shift किया है, हाँ, obviously। तो इनफैक्ट हम कॉर्पोरेट्स के लिए या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बहुत इज्जत और शान की बात होती है कि अगर एक इतने साल के एक्सपीरियंस वाला कहीं HOD आ रहा है। एकेडमिक्स में काम करके हमारे यहाँ ज्वाइन करा है तो दे टेक इट एज अ प्रिविलेज। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि डॉक्टर्स के कैलिबर में कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है। अभी तुमने जब शुरुआत किया बात करने को, अ सेटअप विच इज़ रनिंग अ OPD ऑफ 400 प्लस और अ सेटअप विच इज़ हैविंग OPD ऑफ से 100। अब जब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घुसो, जब 400 की OPD है तो उसके लिए बाहर जो बैठने की जगह है, कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो उसके साथ 1 या 2 अटेंडेंट्स आते हैं। तो इसका मतलब अगर 400 मरीज आए तो 1000 लोग उस एरिया में आ गए हैं। तो हमें उन 400 पेशेंट्स के बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना कि 1000 लोग जब आ रहे हैं तो वो कहाँ रहेंगे। उनको पीने के लिए पानी चाहिए, थोड़ा सफाई चाहिए, बैठने के लिए एक सीट चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट सेटअप में ये वाली चीज़ कैटर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप प्राइवेट में आते हो तो अगर 100 मरीज आ रहे हैं तो 300 लोग मान लीजिए टोटल आ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं बैठने की जगह है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेटअप्स में कहीं ना कहीं या तो बैठने की जगह है, या दे हैव अक्वायर्ड अ क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और समथिंग लाइक दैट इन यूटिलाइजिंग द मैन पावर, जो उसको वो हैंडल कर लेते हैं। तो हॉस्पिटल कुल मिला के ट्रीटमेंट के लिए है डेफिनेटली, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप जो है वो मोस्टली ट्रीटमेंट पार्ट को कवर करने में ही फोकस रह जाते हैं। जो सर्विस रिलेटेड पार्ट है, जो सेटिस्फैक्शन रिलेटेड पार्ट है, उसको कैटर करने में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अभी भी पीछे छूट जाते हैं। मे बी देयर आर रीजंस बिहाइंड दैट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर उतना नहीं है। लेकिन जब आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में घुसते हो तो दे टेक अ पेशेंट एज अ होल। ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली कोर में है, ट्रीटमेंट एवरीवन टेक्स केयर ऑफ, लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि जब हम किसी से, जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो 100 रुपये में करा सकता था, हम 200 रुपये उसके लिए चार्ज कर रहे हैं, तो पेशेंट को वो 200 रुपये, जैसे आप मान लीजिए किसी होटल में गए, एक लॉज में गए, वहाँ एक कमरा है जिसमें AC लगा हुआ है, चादर है, जिसमें मे भी हो सकता है थोड़ी सी स्टिंकी सी स्मेल आ रही हो, आप वहाँ पे लेटेंगे, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आप एक किसी जगह गए जहाँ रूम फ्रेशनर लगा हुआ है, AC बढ़िया चल रहा है, टॉयलेट साफ़ सुथरा है, उसने आपसे 50 रुपये ज़्यादा ले लिए, तो आपको लगेगा नहीं, मेरे को फैसिलिटी तो दी है, तो 50 रुपये देने में आपको खलेगा नहीं, इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ गिविंग। तो सेम हैपन्स विद द हॉस्पिटल्स ऑल्सो। अगर हॉस्पिटल में आपने आपको कहीं सुविधा दी है, बैठने की जगह दी है, आपको हर एक ब्लड सैंपल लेके इस कॉर्नर से उस कॉर्नर भागना नहीं है, आपको रिपोर्ट के लिए लाइन नहीं लगानी है, तो आप भी सोचोगे कि हाँ मुझे इतनी सुविधा मिली, तो आई मे नॉट बी हैविंग सो मच ऑफ पेन इन पेइंग अ बिट मोर इन ल्यू ऑफ दैट। तो ये एक बहुत मेजर सा डिफरेंस जो मैं मानता हूँ ये है। मैं यहाँ पे, और आई विल शो द क्लिप ऑल्सो, वैभव पांडे। सो वैभव हमारा कॉमन बैचमेट है, और हाय वैभव। और ही इज अभी ही इज प्रोफेसर, एंड ही वाज हेड आल्सो, एंड ही इज हेड आल्सो, ही वाज हेड, अभी नहीं है। हाँ। और उसने कुछ दिन पहले ना एक वीडियो शेयर किया। अच्छा। और इफ यू, तुमने तो देखा भी होगा, वहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी में कहता है, उसने कहा कि पीछे ना एक जगह थी, और मुझे हाँ, हमेशा हाँ, से हाँ। सो एक बार उसके बारे में बताओ, क्योंकि आई थिंक तुम वहाँ पे रहे हो और देखा है। उस चीज ने मुझे, मतलब वो शायद उस महीने की सबसे सुंदर चीज थी जो मैंने सुनी थी। आई एग्री विद यू ऑन दिस हिमांशु। इसीलिए ना, जैसे व्हेन यू आर वर्किंग इन योर अल्मा मेटर, तो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। आपकी जिम्मेदारी मेनी फोर्स इट इंक्रीजेज। आप उसकी डिटेल्स बताओ। हाँ, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट हुआ करता था, तो जब हम पीडियाट्रिक सर्जरी से, छोटी सी एक बिल्डिंग थी, उससे बाहर निकलते थे, तो जितने भी बच्चे एडमिट हैं, अच्छा बच्चा, जब किसी घर का बच्चा बीमार हो जाता है तो फैमिली पूरी पैनिक मोड में आ जाती है।
तो हो सकता है कोई बड़ा बीमार हो तो उसके साथ एक दो लोग आए, लेकिन कोई बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो पूरी फैमिली सोचती है नहीं, बच्चे को तो ठीक होना ही होना है। बच्चे का बीमार होना किसी भी फैमिली के लिए बहुत सेटबैक। तो एक बच्चे के साथ 7-8 जने आ जाते हैं। कोई जगह नहीं थी उस पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में, बाहर ऐसे ओपन स्पेस था, लोग वहाँ पे बिछा के लेटे हुए होते थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स कि बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है या 3 डिग्री टेम्परेचर है, 4 डिग्री टेम्परेचर है या पानी बरस रहा है। लोग किसी तरीके से ओवर द ईयर्स मैनेज करते आए थे। अभी रिसेंटली वैभव ने एक दिन मुझे बुलाया, वैभव ने कहा कि तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो देख के तुम बहुत खुश हो गए। मैंने कहा क्या दिखाना चाहता है? आई वेंट टू दैट। उसने एक एरिया निकाला जो हॉस्पिटल में कहीं एक अनयूटिलाइज था या कबाड़ रखने का कोई जगह रही होगी, मैं भी नहीं जानता क्या था वो। उसको उसने खाली करा के, दैट्स अ वेल गुड स्पेस, खाली करा के उसको शेड करवा के उसमें अच्छा सा बैठने का अरेंजमेंट करवा के, बच्चों के लिए थोड़ा खिलौने लगवा के, उसने उन बच्चों के लिए के माँ बाप के, उनके फैमिली के बैठने के लिए एक जगह तैयार करा दी। और ये सोचने में बहुत छोटी चीज़ है, बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं, और इसमें बहुत फंड भी नहीं लगा होगा, बहुत कोई पैसा नहीं लगा होगा, लेकिन मैंने देखा इसका इम्पैक्ट इतना बढ़िया है कि अब वो जब डॉक्टर निकलता था, बाहर पेशेंट के अटेंडेंट पड़े हैं, आप भी इंसान हो, आपको कहीं ना कहीं खलता था कि किसी के घर का बच्चा बीमार है, बेचारा लेटा हुआ है वहाँ पे, अब उसके पास एक जगह है बैठने की, वो भी एक शेडेड प्लेस में बैठा हुआ है जहाँ उसके पास भी कुछ एक जगह है। और हमने कहीं ना कहीं उसको एक रिस्पेक्ट दिया कि आपका बच्चा अंदर बीमार है तो इसका मतलब नहीं है कि आप दुखी हैं तो आप कोई मुजरिम हैं कि आप बाहर लेटने पे मजबूर हैं। You also should get respect, and that is such a wonderful thing. I cried by seeing that And that was appreciated throughout all the alumni who were from IMS BHU, जो सर्जिकल एल्यूमिनाई और पता है अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इसका मतलब हम तो शायद 10% फील कर पा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट और इसकी खुशी शायद वो बच्चा भी नहीं, वो अटेंडेंट भी नहीं फील कर पाएंगे जो शायद अगले दिन वहाँ पे उनके, हाँ ठीक है आज तो यहाँ बैठने की जगह है। हाँ। इसकी खुशी केवल वो फील करेगा जिसने वो बनवाया, जिसने, और ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है कि आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बुला के बोल दिया यहाँ पे बनवा दो। अपने हार्ड अर्न मनी से, अपने हार्ड अर्न टाइम को, फैमिली का टाइम काटते हुए, जाते हुए, और धीमे धीमे वो एक छोटी सी स्पेस बनवाना। विल रन दिस वीडियो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई थिंक आई टोटली गेट इट। वो फीलिंग बहुत अलग होती है। इसीलिए जब मेरा जैसे मानना है कि मैं, जैसे आप किसी भी सेटअप के लिए काम करो वो तो सेम फीलिंग है, लेकिन मेरा जो अपना टेक है इस चीज़ में कि व्हेन यू आर इन अ सिस्टम यू शुड बी अ पर्सन हु कैन मेक अ डिफरेंस। ऐसा नहीं सर्जरी हर सर्जन कर रहा है, कहीं ना कहीं हर सर्जन अच्छा अपने लेवल की सर्जरी कर रहा है, कोई थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अच्छी कर रहा है, कोई थोड़ी सी कम कर रहा है, लेकिन एवरी सर्जन मैं सर्जन की बात ही करूँगा यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है व्हेन यू आर अटैच्ड विद अ सिस्टम, एनी सिस्टम यू आर वर्किंग इन, यू शुड बी अ पर्सन हु हैज़ क्रिएटेड समथिंग विच वॉज नॉट देयर। जैसे जैसे अभी हम लोगों ने बात की, ये एक सुविधा क्रिएट करने के लिए आपको सर्जन नहीं होना था, एक अच्छा इंसान होना, आपको बस एक इंसान होना था जिसके पास एक सोच थी कि हाँ उसका बच्चा अंदर बीमार है, उसको बैठने की जगह शेडेड होनी चाहिए जिसमें उसको एक कंफर्टेबल सी फीलिंग आए, बस इतनी सोच की ज़रूरत थी।
वैसे ही आपको अपने एक सेटअप में एक सोच की ज़रूरत थी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, कोविड ने हमको क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट की तो नहीं जानता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आई एम टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस। जब मुझे नोडल बनाया गया तो मैं अंदर घुसा, मैंने सोचा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तो किस्से भरे पड़े हैं, ये बदनामी हो रही है, वो बदनामी हो रही, पेपर भरा पड़ा है, मीडिया भरा पड़ा है। तो मैंने सोचा बदनामी हो क्यों रही है? मैंने सारे सैनिटेशन स्टाफ को एक साथ बुलाया। मैंने कहा 1 घंटा काम करो, उसके बाद मेरे साथ आके चाय पियो, हम सब साथ चाय पियेंगे, लेकिन बाथरूम मुझे एकदम साफ मिलना चाहिए। मुझे बाथरूम में कहीं गंदगी नहीं मिलनी चाहिए जब मैं अंदर जाऊं, और हम सब साथ में चाय पियेंगे। वैसे भी मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ, मैं कितनी भी चाय पी सकता हूँ। हाँ, याद तो है मैंने कहा हमारे टाइम की चाय जो तुम आओ मेरे साथ NS की चाय बॉटल पियो। में। अच्छा, फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट सेटअप में तो फंड की लिमिटेशन है, ये चाय इतनी आएगी कहाँ से? यू वोंट बिलीव, मेरे पास डेली 8 से 10 सोशल सर्विस की ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी रहती थी फंडिंग देने के लिए। और पता नहीं कहाँ से, मैं नहीं जानता कहाँ से आई, मैंने किसी से बात भी नहीं की। लोग का फ़ोन आता था, सर आज डॉक्टर्स के लिए हम घी में बनी हुई तहरी भेजना चाह रहे हैं। क्यों भेजना चाह रहे हैं सर? डॉक्टर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपको डब्बा बंद तहरी भेज रहे हैं। और वो इतनी अच्छी होती थी कि मैं भी अपने घर नहीं जाता था खाना खाने, मैं भी वही खाता था। सर हम बिस्किट के पैकेट भेजना चाह रहे हैं, सर हम दूध भेजना चाह रहे हैं। तो मेरे पास एक एक दिन में 10-10 लीटर दूध आ रहा है, जब फ्री का बिना पैसा लगाए कोई डोनेट कर रहा है, तो मैं सबको चाय पिलाऊंगा। तो मैंने ये बना लिया कि एक डॉक्टर जाएगा, 3 पेशेंट देखेगा, पीपीई किट चेंज करेगा, आएगा, चाय पिएगा, बिस्किट खाएगा, 10 मिनट हवा लेगा, पसीना सुखाएगा और फिर अंदर जाएगा। तो लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट सेटअप में इतनी पीपीई किट कहाँ से आएगी, खरीदनी पड़ेगी। वो भी नहीं खरीदनी पड़ी। लोग फ़ोन करते थे, सर हम पीपीई किट डोनेट करना चाह रहे हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं, मैं उनका नाम यहाँ लूँगा, सौरभ श्रीवास्तव जी, आज उनका बर्थडे भी है। तो ही वॉज सो काइंड इनफ कि रोज़ सुबह मुझे फ़ोन करते थे, सुबह 6 बजे, डॉक्टर साहब कोई चीज़ चाहिए? सर पीपीई किट मिल जाएगी। कितनी चाहिए डॉक्टर साहब? 200 भेज दूँ? मेरा तो 100 में भी काम चलने वाला था। मैं सोचता था 100-200 भेजने को तैयार है, तो थोड़ा लालच आ जाती थी। सर ठीक है भेज दीजिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन, सेवा भारती की ऑर्गेनाइजेशन ने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब काढ़ा भेजना चाह रहे हैं मरीजों के लिए। मैंने कहा काढ़ा भेज दीजिए, मैं पिलवा दूंगा काढ़ा। एक ऑर्गेनाइजेशन ने फ़ोन किया मुझे अगले ही दिन, जिस दिन कोविड सेटअप शुरू हुआ, कि सर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में क्या मदद कर सकते हैं? तो ट्रॉमा सेंटर का एक पार्किंग स्पेस है बहुत बड़ा सा, उस समय गाड़ियाँ तो आती नहीं थी किसी की। तो मैंने कहा एक काम आप कर देंगे क्या, यहाँ पे बाहर बहुत गर्मी है, अप्रैल का मैंने कहा यहाँ आप शेड लगवा, कुछ एक टेंट लगवा देंगे क्या? उन्होंने वहाँ पे टेंट लगवा दिया, बड़े बड़े मटके लगा के एक प्याऊस बना दिया। अब जो भी कोविड का पेशेंट ट्रॉमा सेंटर में एडमिटेड है, वो बाहर प्याऊ लगा है और वो शेडेड में स्पेस में बैठा है, विदाउट स्पेंडिंग इवन अ पेनी फ्रॉम गवर्नमेंट्स मनी। तो ये चीज़ें आप अर्न कर सकते हैं। आई टेल दिस विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस। लोग करने को तैयार हैं, पीपल आर देयर रेडी टू हेल्प यू आउट, ओनली यू हैव टू टेल देम कि हाँ प्लीज़ कम एंड हेल्प मी। और उनको कोई बहुत स्पेशल क्रेडिट नहीं चाहिए। इस पूरे प्रकरण में मुझसे किसी ने ऐसा नहीं कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरे साथ वीडियो बनवा के फेसबुक पर डाल दीजिएगा। किसी ने मेरे से नहीं कहा कि कोई क्रेडिट चाहिए। लोगों ने बस, हो सकता है उनका अपना सेटिस्फैक्शन रहा हो, उन्होंने अपना कुछ सोच के किया हो, कुछ भगवान की मर्जी रही हो। तो गवर्नमेंट सेटअप में काम करने के ये भी अपने बहुत फ़ायदे हैं। पीपल रिकॉग्नाइज यू एज अ सर्विस प्रोवाइडर। एक मानते हैं ना कि आज ये डॉक्टर एक सैलरीड पर्सन होके काम कर रहा है, तो ये सेवा कर रहा है। आई थिंक शशि, इसमें ना कहीं तुमने एक बड़ी अच्छी चीज़ बिना कहे तरीके से एक्सप्लेन कर दी। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि बनारस क्या है, तो इसको मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये जो बहुत कुछ बोला, ये बनारस है। ये चीज़ शायद आपको हार्ड पेस मूविंग मेट्रो सिटीज़ में शायद नहीं मिलेगी, लेकिन वो अपनापन जिसे आप नहीं जानते हो, जिसे भी नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि वो हेल्प कहाँ जा रही है, लेकिन अंदर से फील कि ये मेरा शहर है और ये हमारे लोग हैं और वो हेल्प हमें करनी है। आई थिंक ये हमने तब भी देखा था जब एक बार ब्लास्ट हुआ था, हाँ, है ना, संकट मोचन वाला। संकट मोचन में।
उस समय वो भी एक बार कुछ किस्सा हाँ। मेरी थोड़ी सी धुंधली याद है उस पे। हाँ हाँ। एक बार उसके बाद हम लोग एमबीबीएस स्टूडेंट हुआ करते थे, हमारा लिटरेरी फेस्टिवल चल रहा था और हम लोग सब आईएलटी में बैठे थे। वहाँ पे फ़ोन आया कि एक संकट मोचन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। विक्टिम्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उस आज के हिसाब से, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ज़्यादा थे विक्टिम, क्योंकि उस समय हमारा कोई डेडिकेटेड ट्रॉमा सेंटर नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो ये हुआ कि अब हम लोग तो स्टूडेंट हैं, करेंगे क्या? तो क्या हुआ कि कोई बात नहीं, हमें बस हैंड्स चाहिए, और हम जितने के जितने उस हॉल में बैठे थे सब चले गए इमरजेंसी, और हम सब इन्वॉल्व हो गए। पता नहीं क्या कर रहे थे, ब्लड डोनेशन की भी लाइन लग गई थी। सब कुछ हम लोग कहीं ना कहीं पेशेंट के अटेंडेंट को मैनेज कर रहे थे, कहीं सबको किसी को कंसोल ही कर रहे थे, किसी का कोई इंजर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। जैसे डॉक्टर तो अपनी सर्विस दे रहा है, वो ट्रीट कर रहा है, तो अब पेशेंट के अटेंडेंट को कंसोल कौन करेगा? तो कंसोल करने के लिए भी एक आदमी चाहिए, तो हम कंसोल कर रहे थे, नहीं ठीक हो जाएगा, ज़्यादा चोट नहीं है, ये सब तरीके के काम हम कर रहे थे। एंड दैट वाज माय फर्स्ट, आई थिंक आवर फर्स्ट, एंड वाज अ मैजिकल एक्सपीरियंस कि हम एक ट्रीटमेंट के अलावा डॉक्टर्स का जो एक रोल होता है सोसाइटी में, दैट इज़ नॉट मियरली लिमिटेड अप टू मुझे याद है, अब नाउ आई रिमेम्बर, मुझे याद है उस समय मैं एज ए वॉलंटियर ब्लड बैंक में था और ब्लास्ट हुआ था संकट मोचन। लेकिन जब हम एंट्री कर रहे थे तो पता नहीं कितने मोहम्मद, कितने मौलाना, कितने अहमद थे जो खून देने आए थे, उनको किसी ने नहीं बुलाया था। चीज़ें तो मतलब आई थिंक इट इज़ बियॉन्ड सेइंग। हम लोग जितना भी, मुझे लगता है ये कम्युनल चीज़ों की बात करते हैं, दिस इज़ मोर ऑन अ पॉलिटिकल ग्राउंड, नॉट ऑन द रियलिस्टिक ग्राउंड्स। क्योंकि ये तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा, मेरे कुछ ऐसे खास दोस्त हैं जो बिना मतलब इवन होली दिवाली पे भी मेरे लिए गिफ्ट लेके आ जाते हैं, दे आर मुस्लिम्स, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए गिफ्ट क्यों लेके आए हैं, लेकिन ये चीज़ें मुझे लगता है मोर ऑफ अ पॉलिटिकल वो देन रियल। सो चलो थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं। जब मैं था बीएचयू में, उस समय ट्रॉमा सेंटर नहीं था, वो खाली मैदान पड़ा रहता था। एंड यू हैव सीन दैट बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड। सो एक ओवरबर्डन बट येट वेरी प्रोफिशिएंट सिस्टम सर सुंदरलाल हॉस्पिटल से ट्रॉमा सेंटर की जर्नी बताओ, क्योंकि तुमने शायद आई थिंक उसके ईंट लगते हुए साथ में खड़े करवाए हैं, और आज ट्रॉमा सेंटर में क्या अचीवमेंट्स रहे। क्योंकि ऑनेस्टली आई मीन शायद कुछ मेरे प्रीवियस एंड करंट हॉस्पिटल्स माइट फील ऑफेंडेड, लेकिन इंडिया में वेरी रेयर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर इक्विप्ड इन हैंडलिंग रियली सिवियर ट्रॉमा इन टाइम, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ट्रॉमा हैंडल करते हैं, सॉरी आई विल एक्चुअली करेक्टेड, ट्रॉमा जब तक इट इज लिमिटेड टू वन स्पेशलिटी हैंडल हो जाता है, और कभी कभी बहुत अच्छे से हैंडल होता है। पॉली ट्रॉमा नहीं मैनेज होता है, एंड व्हाट ट्रॉमा सेंटर इज सपोज्ड टू बी पॉली ट्रॉमा। सो आई वुड लाइक टू नो राइट फ्रॉम स्क्रैच कि कैसे ट्रॉमा सेंटर बिल्ड हुआ और आज क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। एक्चुअली तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने इस ट्रॉमा सेंटर को अपने आँख के सामने बनते देखा है, क्योंकि मैं आई वॉज सीनियर रेजिडेंट जब इसकी कंसेप्चुलाइज हुआ, और PMSSY के में ये पास हुआ और बनना शुरू हुआ ट्रॉमा सेंटर। उस समय मैं भी ये सोचता था कि एक डेडिकेटेड ट्रॉमा सेंटर की क्या ज़रूरत है, तो उसका नाम मुझे पता चला कि ट्रॉमा एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। तो मुझे लगा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होगा प्लस ट्रॉमा भी देखा जाएगा। उसके बाद व्हेन आई ज्वाइंड BHU एज अ फैकल्टी मेंबर 2015 जुलाई 2015 में, तो उसी समय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसको इनॉग्रेट किया और ट्रॉमा सेंटर सो कॉल्ड शुरू हुआ। हम लोग उस समय ऑन कॉल बेसिस जाया करते थे। बहुत आई मस्ट फ्रैंकली से किसी को भी बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं था कुछ चीज़ को कैसे रन करना है, तो हम लोग ऑन कॉल बेसिस पे जाते थे। कोई फ़ोन वहाँ पे आया कि एक ट्रॉमा विक्टिम आया है, हम जाते थे, देख लेते थे, उसको ऑपरेट करना होता था ऑपरेट कर देते थे, थोड़ी देर रुकते थे वहाँ, हमारे रेजिडेंट्स जा के बीच में देख लेते थे, चले आते थे। ये चीज़ कुछ महीनों तक ऐसे चली। Thereafter, Dr. V.K. Shukla has joined as the director of the Institute of Medical Sciences in November 2015.
डॉक्टर वी के शुक्ला कॉल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा कि शशि देखो, द वे ट्रॉमा सेंटर शुड गो अहेड इज़ नॉट वर्किंग लाइक दैट. तो यू आर यंग, यू आर न्यू फैकल्टी मेंबर एंड यू हैव टू मेक योर करियर. तो इफ़ यू कैन कंसीडर बिल्डिंग योर करियर इन ट्रॉमा केयर तो तुम एक बार देख लो. मैं भी थोड़ा उधेड़-बुन में था, मैं भी नहीं समझ पा रहा था. रादर देन हैविंग अ वेरी साउंड एंड कूल लाइफ इन सर्जरी डिपार्टमेंट हैंडलिंग इलेक्टिव केसेस, देन टू शिफ्ट टू अ ट्रॉमा सेंटर विच इज़ ट्रॉमा इज़ रियली ट्रॉमेटिक. It is traumatic for patient, attendant or for the person who is handling trauma. क्योंकि you have to be on toes. आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, मास कैजुअलिटी के लिए, मल्टीपल कैजुअलिटीज़ के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है. और आपको कतई नहीं पता है कि अगली जो इंजरी होने जा रही है वो किस किस ऑर्गन को एक साथ अफेक्ट करने जा रही है. तो यहाँ पे मैं एक्चुअली कहूँगा और दर्शकों को एक बार बता दूँ, आई थिंक हम लोग मेडिकल डिस्कशन में वो चीज़ बताना भूल गए कि चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, या दैट इज़ ट्रॉमा. गिरे, सर पे चोट लग गई, दैट इज़ ऑल्सो ट्रॉमा. जिस ट्रॉमा की हम बात कर रहे हैं, हम हाई वेलोसिटी या मेजर ट्रॉमा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई छत गिर गई, वहां से दब गए, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, जहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं. कई बार दो ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो ब्लीडिंग भी हो रही है, बॉडी में 2 जगह से ब्लीडिंग हो रही है, साथ में ब्रेन पे भी हेमरेज हो रहा है और साथ में हार्ट में भी इश्यू हो रहा है, पेट में भी चोट है, आंत भी फटी हुई है. ऐसे में यही समझना कि किसको किस डॉक्टर से मिले, कौन सर्जरी टीम डिसाइड करेगी, कौन जाकर के उसको पहले ऑपरेट करेगा कि पता चला एक बचाए दूसरे से मर जाए. एंड दैट ऑल कमिंग इनटू इंडियन सिनेरियो. सबने आई थिंक बहुत सारे नेटफ्लिक्स और उसमें देखते हैं यूएस में 911 कॉल किया. और लेकिन हिमांशु, इसमें मतलब आई मस्ट से ऑन दिस कि ऐसा शायद ही कोई हो, मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, जिसने अपने जीवन में ट्रॉमा फेस ना किया हो. क्योंकि आज की डेट में यू सी अराउंड, सड़कें बहुत सुधर गई हैं, सबकी अच्छी सबके पास गाड़ियां हैं, सब किसी को अच्छा लगता है हाई वेलोसिटी गाड़ियों में चलना, तेज चलाना, स्पेशली यूथ. तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने ट्रॉमा ना देखा हो. ये तो ट्रॉमा तो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जो हर एक की लाइफ में कहीं ना कभी टच करने जा रहा है. इसीलिए ट्रॉमा इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी करेंटली. और ट्रॉमा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी तुम फाइंड आउट बता रहे थे, जैसे हुआ कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाऊँ, शुगर है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास चला जाऊँ. इस तरीके का ट्रॉमा में नहीं हो सकता. इट्स क्विक ऑन. ट्रॉमा में आपको पता चला हेड इंजरी भी है, चेस्ट इंजरी भी है, एब्डोमेन इंजरी भी है, हड्डियां भी टूटी हुई हैं, और ऐसा एक पेशेंट, हम विक्टिम ही कहते हैं उसको ट्रॉमा में, आप इमरजेंसी में आया और आपको रियली समझना है कि कौन पहले किस चीज़ से पहले मर जाएगा. तो हो सकता है उसकी हड्डी टूटी हो लेकिन उससे पहले नहीं मरेगा. को मरेगा किससे पहले, ये जानना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसीलिए ट्रॉमा इज़ वेरी चैलेंजिंग, और यही पॉली ट्रॉमा है. जब ज़्यादा ऑर्गन्स एक साथ डैमेज हुए हैं तो पॉली ट्रॉमा है. तो चैलेंज इसी का था, पॉली ट्रॉमा का. सो फॉर्चुनेटली वी टुक दैट चैलेंज, और हमने उस चैलेंज को लेने के बाद, आई टेल यू, हमारे पास सर्जरी में 2 या 3 पेशेंट ट्रॉमा सेंटर में हुआ करते थे. फिर उसके बाद इंचार्ज बने प्रोफेसर संजीव गुप्ता, जो हमारे डिपार्टमेंट के ही हैं. प्रोफेसर संजीव गुप्ता वो इंचार्ज बने ट्रॉमा सेंटर के, एंड समहाउ ही हैज़ गिवन अस फुल लिबर्टी टू वर्क इन ट्रॉमा. और हम 2 बेड से 34 बेड तक स्केलेट हुए और एक स्थिति तक पहुँचे कि जब हमारे पास वो 34 के 34 बेड भरे रहते थे, और हम ये सर्जिकल ट्रॉमा की बात, सर्जिकल ट्रॉमा का जो हम हैंडल कर रहे थे, और हम ये सोचते थे कि अगला मरीज आएगा तो वो कहाँ जाएगा. लेकिन ट्रॉमा में केवल बेड भरना, केवल मरीज को ट्रीट करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सो जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, सो सर्जिकल ट्रॉमा सेंटर में भी प्राइमरली सर्जिकल ट्रॉमा, प्राइमरली ऑर्थोपेडिक्स ट्रॉमा या न्यूरो ट्रॉमा, ये अलग अलग वार्ड्स हैं कैसे? हाँ, सबके अलग अलग वार्ड हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादातर पॉली ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पॉली ट्रॉमा मोस्टली कम्स इनटू द डोमेन ऑफ जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट. तो मैं ये पॉली ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ, या प्योरली एब्डोमेन ट्रॉमा हो गया या चेस्ट ट्रॉमा हो गया. तो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चीज़ बिल्डअप किया, वो प्रोटोकॉल वाइज बिल्डअप किया कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स क्या हैं.
स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये पेशेंट अगर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आएगा तो उसको कैसे केयर मिलेगी. वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड सिमिलर काइंड ऑफ केयर एट IMS BHU कि जो पेशेंट एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आएगा उसको जिस प्रोटोकॉल पे मैनेजमेंट मिलेगा उसी प्रोटोकॉल पे हम उसको IMS BHU में भी मैनेज करने में सक्षम होने चाहिए. कहीं ना कहीं हमारा मैन पावर थोड़ा अभी उनके कंपैरिजन में नहीं है, अभी हमारी फंडिंग्स उतनी अच्छी नहीं है जितनी एम्स की है दिल्ली में, लेकिन हाँ, बट मोर और लेस वी आर करेंटली हम उस एक लेवल को मैच कर पा रहे हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम उस विक्टिम को एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर दे पा रहे हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ बीइंग ट्रीटमेंट बीइंग प्रोवाइडेड. तो ये हम एक चीज़ हम बिल्डअप कर पाए. इसके साथ ही हमने एकेडमिक्स स्टार्ट किया. जब तुमने कहा ट्रॉमा सेंटर, कोई भी एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग, इट्स नॉट अ बिल्डिंग, इट्स अ कल्चर. यू हैव टू बिल्ड अप अ कल्चर इन दिस. तो जो भी मेडिकल सर्जिकल प्रैक्टिस में चीज़ें होती हैं, पेशेंट इज़ नॉट जस्ट अ पेशेंट, इट्स योर टीचर ऑल्सो. आपको उसी पे सीखना भी है, वो आपको सिखाएगा भी. एंड एवरी पेशेंट इज़ अ वेरी यूनिक टीचर. वो आपको वो सिखा के चला जाएगा जो उसके पहले वाले ने नहीं सिखाया था और शायद बाद वाला कुछ और अलग सिखा दे. तो इसलिए हमने डेवलप किया. अभी हमारे पास वी आर रनिंग फेलोशिप कोर्सेज इन ट्रॉमा ऑल्सो. तो ये एक नई चीज़ हमने डेवलप किया. नाउ वी आर हैविंग पोस्ट MS फेलोशिप इन ट्रॉमा. उसमें फेलो आते हैं, वो केवल और केवल ट्रॉमा पे फोकस रहते हैं. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि यू शुड बी एबल टू मेक अ डिफरेंस. यू शुड बी अ पर्सन who should be able to make a difference in the system you are working. आप कितने साल उस सिस्टम में काम करते हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये इम्पॉर्टेंट है साल भर भी काम करो, लेकिन अपना डेडिकेशन आप जाओ तो लोग कहें कि हाँ, ये चीज़ ये बंदे ने स्टैब्लिश की. तो अभी जैसे अगर बनारस या आसपास के एरिया में कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, आई थिंक ट्रॉमा में वी ऑल एग्री, अभी मैं पहले भी बोल रहा था कि जैसे वेस्ट में या बाहर ट्रॉमा से हॉस्पिटल तक शिफ्ट भी बहुत फास्ट होता है, राइट. 911 कॉल किया, तुरंत एम्बुलेंस आ गई, वो इमोबिलाइज किया. सो एज अ ट्रॉमा सेंटर इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट किया क्या, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में या कुछ पाइपलाइन में आगे है ऐसा? एक्चुअली प्री हॉस्पिटल सपोर्ट जो है ये अभी भी बड़ा ग्रे एरिया है हमारे देश में. नॉट इवन वी, all the centers who are handling pure trauma cases, may it be Apex Trauma Center of AIIMS, ये सब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि हम प्री हॉस्पिटल फेज़ को कैसे सुधारें. एंड आई मस्ट टेल यू कि ऐसा नहीं कि हम इंडिया में ही जूझ रहे हैं. जब भी ट्रॉमा के इस लेवल की कॉन्फ्रेंसेज इंटरनेशनल पे लोग आते हैं तो ऐसा बाहर भी लोग परेशान हैं. प्री हॉस्पिटल केयर इम्पोर्ट करना हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम इस नाते हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक डर है. जैसे मान लो हम सड़क पे जा रहे हैं, हमारे आंखों के सामने वी हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट. हम में से कितने लोग हैं जो ये दम भर पाएंगे कि हमको इस ट्रॉमा विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचवाना है. गवर्नमेंट ने 112 नंबर दे दिया है. वी हैव ALS एम्बुलेंसेज, बहुत फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज हमारे पास हैं. फैसिलिटीज़ हैं. गवर्नमेंट हैज़ पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर. लेकिन गवर्नमेंट हर कोने पे भगवान की तरह खड़ी नहीं हो सकती. हमारा एज अ सोसाइटी भी कोई ना कोई रोल है. अब हमारे सामने अगर वो एक्सीडेंट हुआ तो मेरा मानना है कुछ हम में से ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि यार अगर मैंने पुलिस को बुलाया तो पुलिस हमारा नाम नंबर रिकॉर्ड कर लेगी, कल को हो सकता है ये केस हो जाए इसमें और हमको पुलिस बयान के लिए बुलाएगी. तो बड़ा प्रॉब्लम है. कौन कोर्ट कचहरी का चक्कर वालता है, तो एक पतली गली पकड़ते हैं और निकल देते हैं, वो छोड़ देते हैं सीन ऑफ एक्सीडेंट. एंड नॉट टू मेंशन दैट, क्योंकि सब कोई ट्रैफिक में बिजी है, तो आई हैव सीन ऑल दो रूल्स हैं और बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बट अभी भी मैंने बहुत लोगों को देखता हूँ कि पीछे अगर एम्बुलेंस आ रही है, दिख रही होगी पीछे से आवाज़ आ रही होगी, लेकिन वो उसको भी क्लियर करने के लिए किसी तरीके से, अरे भाई किसी तरीके से साइड करके कुछ तो रास्ता देने की कोशिश तो करो. ऐसे लोग खड़े वहाँ पीछे आ रही है. सो I agree, that is about the society that has to change from grassroots level. लेकिन इसमें है गवर्नमेंट हैज पुट फॉरवर्ड गुड समैरिटन लॉ. देयर इज एस्टैब्लिश्ड लॉ व्हिच प्रोटेक्ट्स योर राइट्स एज अ गुड समैरिटन. आप किसी इस तरीके के ट्रॉमा पेशेंट को, ट्रॉमा विक्टिम को अगर हॉस्पिटल ला रहे हैं तो आपके राइट्स को वो लॉ प्रोटेक्ट करता है.
The only problem is that there is some kind of inertia what we have with us. हम ये मानते हैं कि हम लेके जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, कितना समय लगेगा वहाँ पे, हम कितने इन्वॉल्व हुए. अच्छा मान लीजिए हम अपने किसी पर्सनल किसी फंक्शन में जा रहे थे, हो सकता है हम उसकी वजह से डिले हो जाए. तो ट्रॉमा केयर मुझे लगता है हॉस्पिटल अच्छे बना दें, फैसिलिटीज़ अच्छी दे दें, लोग अच्छे आ जाएं, केवल उससे सुधरने वाला नहीं है. क्योंकि ट्रॉमा में हम कहते हैं गोल्डन आवर, तो इनिशियल जो पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको एक देवदूत चाहिए, एक एंजल चाहिए जो आपको सीन ऑफ इंसिडेंट से एक ढंग के हॉस्पिटल में पहुंचा दे. और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को एक वो देवदूत वाली फीलिंग लाने की अपने आप में ज़रूरत है कि अगर हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, लेट अस ट्राई, उसको एक हॉस्पिटल तो यार पहुंचा दे. इतनी इंसानियत तो हम डेवलप कर लें. बचेगा नहीं बचेगा, उसका क्या फेट होगा, गॉड नोज ओनली, हम नहीं जानते. लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक चीज़ तो अपने आप में फील करनी होगी कि हम उसको पहुंचा दें. एंड दिस अप्लाइज विद ऑल द इमरजेंसीज. इसीलिए हम लोग वी आर रनिंग लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो. और हम सोसाइटी में अभी हम स्कूल चिल्ड्रन को, पुलिस पर्सनस को हम ये बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग जब देते हैं, उनको कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट सिखाते हैं, तो हम उनको बस इतने पे फोकस करते हैं कि आप बस इतना दे दो कि वो बंदा जीती अवस्था में हॉस्पिटल पहुंच जाए. अब वो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसका क्या होगा, ये उसका फेट डिसाइड करेगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करेगा. लेकिन ये सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रोल है, नॉट ओनली इन द ट्रॉमा बट ऑल द इमरजेंसीज एज वेल. सब में कहीं ना कहीं रोल है. आई थिंक बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या 2-3 सेंटेंस या कुछ छोटे से टाइम सेंटेंस में आप बता सकते हो, अगर मैं एज ए थर्ड पर्सन किसी मेरे सामने कोई एक्सीडेंट होता है तो 112 पे कॉल कर दिया उसके और अगर जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब तक 2-3 चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ जो शायद उस पेशेंट की लाइफ बचा सके. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ट्रॉमा में है, ट्रॉमा में बहुत सारे डैमेजेस होते हैं बिकॉज ऑफ हेमरेज, ब्लीडिंग की वजह से. टोरेंशियल हेमरेज होता है, ब्लीड कर रहा होता है. और एज अ वेस्कुलर सर्जन तुम जानते हो जो मोस्टली ब्लीड्स होती हैं दे आर वीनस ब्लीड्स. सुपरफिशियल इंजरी होती है और वीनस ब्लीड जो सुपरफिशियल है उसकी वजह से अभी आदमी मर जाता है. सो देयर इज़ अ कंट्रोल ऑफ ब्लीड प्रोग्राम, कंट्रोल द ब्लीड प्रोग्राम. उसमें क्या बस इतना है, आपको अगर कोई ब्लीडिंग होते अपने सामने दिख रही है, जैसे आपने ट्रॉमा सीन पे आप हैं, तो आप 112 पे कॉल कर दो. एम्बुलेंस एंड और पुलिस और बोथ माइट अराइव इन फ्यू मिनट्स. आपकी कहाँ कुछ जो जिम्मेदारियाँ आती हैं, जैसे आपने देखा होगा एक बड़ा कॉमन सा सीन है, पहले की हिंदी फिल्मों में बड़ा होता था कि चोट लग गया तो अपना वो दुपट्टा बांध दिया. तो दैट वाज अ कंसेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्लिंटेज. इसी को स्प्लिंटेज कहते हैं. जैसे किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है, आप एक कपड़ा ले लो, उसको बांध दो प्रॉक्सिमल, मतलब दोनों एंड्स को, तो वो कहीं ना कहीं एक स्प्लिंटेज हो जाएगा. हो सकता है ब्लीडिंग भी रोक दे और जो उस बंदे को पेन हो रहा है उसमें भी आराम दे दे. एक चीज़. दूसरा, कहीं से अगर ब्लीड हो रहा है तो पुट अ गुड प्रेशर ऑन दैट पार्ट. हो सकता है कई सारी ब्लीड उसी से रुक जाए और जो ब्लीडिंग की वजह से वो बंदा मरने जा रहा था वो ब्लीडिंग उस समय तक आप कम से कम वो उतना 100-300-400 ml ब्लड आप निकलने से रोक काफ़ी ब्लड अमाउंट जो लॉस होने जा रहा था आप उसको रोक लोगे. और एम्बुलेंस अगर आई तो उसमें हो सकता है कुछ ड्रेसिंग्स हों, जो हो सकता है एक कोई सपोर्ट स्टाफ हो जो उस ब्लीडिंग को और अच्छे से रोक सके. और एक जो तीसरी चीज़, जो पहली चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबको मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके बताना चाहता हूँ, ट्रॉमा में नेक इज़ द प्रॉब्लम, मेन किलर. हम एक कॉमन चीज़ याद करें, जब ट्रॉमा में कोई किसी को ले जाता है तो 2 जने हाथ पकड़ लेते हैं, 2 जने पैर पकड़ लेते हैं और नेक लटकता रहता है यूँ ऐसे. तो जब आप किसी ट्रॉमा के बंदे को अगली बार एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे हों या किसी जगह से हटा के किनारे हो जा रहे हों, तो एक बंदा उसके नेक को ज़रूर होल्ड कर लेना, क्योंकि नेक इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट. हो सकता है उसकी वजह से वो मर जाए. तो इसलिए शिफ्ट करिए, एक बंदा नेक पकड़ ले, बाकी लोग और चीज़ों को सपोर्ट कर लें. सो नेक शुड बी टेकन केयर वेरी सीरियसली इन एनी ट्रॉमा विक्टिम, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ट्रॉमा कौन सा हुआ है. तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर हैंडलिंग अ पेशेंट ऑफ ट्रॉमा. और अगर जैसे मैं गया और वो पेशेंट बेहोश है तो उस समय कुछ इसके अलावा कुछ एयरवे प्रोटेक्ट करने के लिए या कुछ ब्रीदिंग के लिए मैं कर सकता हूँ?
आई डोंट वांट यू टू गो टू प्रॉपर क्या कहते हैं जो CPR गाइडलाइंस वगैरह, बट बेसिक जब तक 2-3-4 मिनट में आ रही है जो चीज़ें बहुत इजीली कर सकते हैं. सी आइडियली स्पीकिंग तो आज जो सिनेरियो है इसमें कहीं ना कहीं हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की भी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी है कि एवरीवन शुड नो हाउ टू गिव चेस्ट कंप्रेशन. ये हर आदमी को पता होना चाहिए, चाहे वो स्वीपर हो और चाहे वो कितना बड़ा सा डॉक्टर हो. हर तबके के समाज को पता होना चाहिए, चाहे वो केवल अनपढ़ आदमी क्यों ना हो, क्योंकि बेसिक लाइफ सपोर्ट गिविंग चेस्ट कंप्रेशन इज सच अ मैजिकल थिंग, कैन सेव लाइव्स टू मेनी फोल्ड्स. तो ये तो हमें पता होना चाहिए. कैसे पता होगा, इसकी जिम्मेदारी सबकी है, हमारी भी है, क्योंकि हम लोगों को सिखाएंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे. इसीलिए मैंने अभी बताया ना कि हम लोग स्कूल चिल्ड्रन को ट्रेन करने पे फोकस कर रहे हैं. हम लोग स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ जाके बच्चों को सिखाएंगे कि चेस्ट कंप्रेशन, क्योंकि वो सबसे नए माइंड होता है, सीखने के लिए सबसे अच्छा माइंड होता है. उनको चेस्ट कंप्रेशन सीखना आ गया. लेकिन मान लीजिए अब आपको बिल्कुल ही नहीं आता चेस्ट कंप्रेशन देना, तो एक तो चीज़ है कि आप कहीं से ब्लीड हो रहा है तो उसको दबा के रख लीजिए. दूसरा, कोई भी पर्सन अगर अनकॉन्शियस है, ट्रॉमा विक्टिम है, तो उसको नेक को होल्ड करके उसको थोड़ा सा करवट कर देना, एक कहीं ना तो कहीं एस्पिरेट अगर कर देना ज़रूरी. अगर आप उसको, जैसे उसको कहते हैं रिकवरी पोजीशन, तो रिकवरी पोजीशन क्या है, बस आप उसको एक लेफ्ट साइड में करवट में डाल दीजिए. लेकिन ट्रॉमा के पर्सन में हमेशा नेक का ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेकअवे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो हमने बात की एंड इट्स अमेजिंग कि वी हैव ऑलरेडी रीच द एम्स लेवल. ऐसा क्या है ट्रॉमा की दुनिया में जो अभी हम इनिशियल डिले को छोड़ देते हैं. सपोज कोई पेशेंट हैज एक्चुअली रीच टू यू इन टाइम, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस समय इन द बेस्ट सेंटर्स ऑफ इट्स लाइक इन US और UK हो रहे हैं और अभी इंडिया में हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, और क्या लिमिटिंग रीज़न है क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक तो हमारी बहुत सारी चीज़ों का रीज़न हमारी पॉपुलेशन है. अभी तुमने जब शुरुआत किया बात करने को तो कहा कि US में एक डॉक्टर 10 पेशेंट देखता है, हमारे पास 400 पेशेंट को देखने का लोड है. सेम अप्लाइज विद ट्रॉमा ऑल्सो. डेली फुटफॉल इन ट्रॉमा सेंटर और BHU इज़ 100+ पेशेंट्स. वाओ. 100 से ज़्यादा पेशेंट ट्रॉमा सेंटर में एवरी डे आ रहे हैं. 333 बेड हैं जिसमें 27 केवल ICU हैं. और एक पेशेंट ट्रॉमा का एवरेज हॉस्पिटल में लगभग कितने दिन रहता है? अब वो डिपेंड करेगा, अगर पॉली ट्रॉमा हो गया तो 10 दिन तो रुकेगा ही रुकेगा. वाओ. तो आप इस फैसिलिटी को कितना भी इंक्रीज कर दो, इट इज़ नॉट गोइंग टू मैच द पॉपुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ इंजरीज एंड द प्रेशर ऑफ द पेशेंट्स वी आर गोइंग टू हैंडल. तो ये हम हैंडल नहीं कर पाएंगे. आई थिंक इसमें एक ये भी बहुत मिस मैनेजमेंट तो गलत बात है, लेकिन एक इशू हो जाता होगा कि सपोज इसमें किसी दूसरे स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत है, नहीं, तो उसमें लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी का भी इशू होता होगा. इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया है, मैंने ये देखा जैसे ट्रॉमा सेंटर BHU खुल गया. अब क्या है कि अगर टीबिया जैसे बोन का भी फ्रैक्चर हो गया तो उसको हमारे आसपास के कुछ ज़िले हैं जैसे मिर्ज़ापुर, चंदौली और ये वो, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो भी हैंडल नहीं करना चाहता. वो सोचता है कि हाँ इसको भेज दो BHU, वहाँ पे हैंडल हो जाए. तो गवर्नमेंट ने एक इसमें थोड़ा सा वेलकम एटीट्यूड है गवर्नमेंट की तरफ से. व्हाट यूपी गवर्नमेंट हैज़ डन नाउ, यूपी गवर्नमेंट हैज़ अपग्रेडेड ऑल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एज ए मेडिकल कॉलेजेस. ओके. तो अब हर जिले का जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज हो गया है. इट विल टेक अनदर कपल ऑफ ईयर्स टू डेवलप दैट अमाउंट ऑफ फैसिलिटी आई थिंक. लेकिन व्हाट आई एक्सपेक्ट सिंस टुडे कि जो हो सकता है मे बी 2 years और 3 years डाउन द लाइन वी मे बी एबल टू हैंडल दीज माइनर केसेस. जैसे ट्रॉमा में हम एक ट्रायज की बात करते हैं, ग्रीन कैटेगरी का पेशेंट है, रेड कैटेगरी का, येलो कैटेगरी का, किस कैटेगरी का पेशेंट है. तो जैसे कोई माइनर इंजरीज का पेशेंट है वो हमारे BHU के ट्रॉमा सेंटर में ना भेजा जाए ना, जिसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है. तो वो पेरिफ्री में जो हॉस्पिटल जो नाउ अब मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे अगर वो हैंडल हो जाए तो हमारा कुछ ना कुछ लोड कम हो जाएगा. तो अगर ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, आउटरीच हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, मे बी इन फॉर्म ऑफ PHC, then CHC and now upgraded district hospitals as a medical colleges, अगर ये अपना काम
कैचअप कर लेंगे और जैसा एक्सपेक्ट किया है गवर्नमेंट ने आई थिंक, तो आई थिंक थोड़ा सा जो सीवियर इंजरीज हैं वो हमारे पास आएंगी, और जब हमारे पास सीवियर पॉलीट्रॉमा केसेस आएंगे तो हम बेटर उनको मैनेज भी करने पे उनको टाइम दे पाएंगे। ऐसे क्या होता है, आपके पास 100-150 पेशेंट आ गए, उसमें 40 पेशेंट तो ऐसे हैं जो मैनेज हो सकते थे लेकिन नहीं मैनेज किए गए, हमारे ही पास आ गए, तो कुछ ना कुछ टाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर तो उसमें हमारा एंगेज हुआ। तो 70-80 जो कहीं नहीं मैनेज हो सकते थे, वो केवल BHU में मैनेज हो सकते थे, उनको हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हमें। तो उनका कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आई पर्सनली हैव लिटिल बिट ऑफ डाउट ऑन दिस ऑल्सो, क्योंकि हमारे तरफ अब आप हर तरफ देखिए, हर तरफ एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, रोड्स बहुत अच्छी हो रही हैं, सब गाड़ियाँ तेज़ी में चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स तो जैसे लोग अपनी जेब में लेके चलना चाहते हैं, कोई फॉलो नहीं करना चाहता है। यू ड्राइव ऑन अ हाईवे, देर आर ओनली फ्यू पीपल हु फॉलो द लेन रूल्स, लेन फॉलो ही नहीं करते हैं, अपने मन से चलते हैं, कहीं भी किधर भी मुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को एक अपनी जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाती जाए, डॉक्टर्स अपना हरक्यूलियन एफर्ट डालते जाएं, चीज़ें इंप्रूव नहीं हो पाएंगी। सो शशि, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है डिले, ठीक है, लाइफ डेथ तो समझ में आ जाती है कई बार डॉक्टर्स को, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन आवर सेटअप आल्सो कि अपनी स्पेशलिटी का संभाल लिया और दूसरे स्पेशलिटी के लिए रिफ़र तो कर दिया, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझी कि उसके लिए टाइम कितना मैटर करता है। तो इन योर एक्सपीरियंस, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ रेफरल एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ डिले इन रेफरल जब इट इज़ नॉट अबाउट लाइफ बट इट्स अबाउट अदर थिंग्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ? एक्चुअली ट्रॉमा एक ऐसी स्पेशलिटी है जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसकी हम लोग हमेशा से बात करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी, इसका कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा देखा जा सकता है। जैसे अभी हम लोग पॉलीट्रॉमा की बात की, मान लीजिए कोई बंदा आया जिसको हेड इंजरी है, चेस्ट इंजरी है, एब्डोमेन इंजरी है और फ्रैक्चर्स हो रखे हैं। अब क्या है कि कॉल गया, एक रूटीन की बात किया, एक कॉल गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन आया, उसने कहा कि बोन में इंजरी है, मैं इसका प्लास्टर लगा देता हूँ या स्प्लिंट कर देता हूँ, बाकी मेरा काम नहीं है। न्यूरो सर्जन आएगा, न्यूरो सर्जन मान लीजिए OT में बिजी है, हो सकता है वो 3 घंटे बाद खाली हुआ, तब आया देखने वो, और उसने कहा नहीं नहीं ब्रेन इंजरी तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, या सिग्निफिकेंट नहीं हो, इसको बाकी लोग देखेंगे। एब्डोमेन वाले ने कुछ देखा, चेस्ट वाले ने कुछ देखा, इट अमाउंट्स टू अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिले फॉर द पेशेंट एंड इट समटाइम्स बी लीथल टू द पेशेंट, दिस माइट किल पेशेंट। तो उस बंदे की जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसकी इतनी गलती थी कि उसको ट्रॉमा हो गया, यही उसको मान लीजिए केवल पेट में दर्द हुआ होता, वो किसी हॉस्पिटल में जाता तो पता था पेट में दर्द है, सर्जन देखेगा, सर्जन आता देखता, अपना पार्ट कर लेता, काम खत्म, उसका ट्रीटमेंट मिल गया। लेकिन अभी क्या हुआ, उसको हेड इंजरी भी है, चेस्ट भी है, एब्डोमेन भी है और बोनी फ्रैक्चर भी है, तो उसको 4 टीम को एक साथ देखना है, चारों का अपना अपना अलग टाइमलाइन है, अपने अपने टाइम से आएंगे, और ये डिले का इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे पड़ेगा। तो हमें अपने जितने सेटअप्स हैं ट्रॉमा के, उसमें इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, और ये मिनिमाइज़ 2 तरीके से हो सकता है। या तो यू हैव ऑल दी स्पेशलिस्ट ऑन फ्लोर अवेलेबल इन ट्रॉमा केयर, विच इज़ वेरी आइडियल टू थिंक अबाउट। हमारे सेटअप में हम एक ऐसा सेटअप बनाएं जिसमें 24 घंटे न्यूरो सर्जन विल रिमेन ऑन फ्लोर, chest surgeon will remain on floor, an abdominal surgeon will remain on floor, and an orthopedic surgeon will remain on floor. तो ये थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेड सिनेरियो है अपने देश के लिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। आई थिंक फॉर प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज को छोड़ दो दुनिया में, तो पूरी दुनिया के लिए। और जितना अमाउंट, अच्छा ऐसा है भी मान लीजिए, तो हमारे पास जितने मरीज आ रहे हैं उसके लिए उतना मैन पावर, मेनी फोल्ड्स मैन पावर चाहिए होगा ना। ऐसा थोड़ी कि आप एक न्यूरोसर्जन को 24 घंटे बढ़ा दो, तो एक न्यूरोसर्जन 24 घंटे में 100 मरीज देखेगा तो उसकी अपनी हालत क्या होगी, और उसमें से कई सारे ऐसे होंगे जो लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियो में होंगे। तो ये तो ज़्यादा हो गया सोचने का। इसलिए जो कंसेप्ट ज़्यादा वैलिड है वो है ट्रॉमा सर्जन का। ट्रॉमा सर्जन इज़ अ पर्सन हु इज़ able to manage all the life threatening incidences which are going to kill patient in few minutes or maybe hours. Okay, so तो वो जो ट्रॉमा सर्जन होगा, अभी क्या है कि कुछ एम्स में दे आर रनिंग MCH in trauma surgery also,
MS ट्रॉमा की भी नेशनल मेडिकल कमीशन ने अप्रूव कर दिया है कि GMC में चल रहा है और कुछ और इंस्टीट्यूशन में MS चल रहा है सर ट्रॉमा सर्जरी में, जिससे मैं पर्सनली थोड़ा सा एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी चल रहा है। MCH ट्रॉमा सर्जरी चल रहा है, मैं अभी उसी पे फोकस करता हूँ क्योंकि हम एम्स को एक आइडियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह मान के चलते हैं। तो जो यहाँ से जो ट्रॉमा सर्जन निकलता है जो MCH करके, नाउ ही कैन फिक्स द बोन्स, he can give primary treatment or take care of lethal injuries going to happen with a bony fracture. Abdomen में कोई भी इंजरी हो, he is capable of managing. Chest में कोई भी प्रॉब्लम हो, he can manage. He is capable of managing vascular injuries. और जो ब्रेन इंजरीज जो इमीडिएटली लीथल हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं मैनेज कर सकता है। हमारे देश में थोड़ा सा अभी न्यूरोसर्जन की प्रैक्टिस अभी अलग है, इसलिए वो प्रॉपर न्यूरोसर्जिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग में ये भी पार्ट है कि वो न्यूरोसर्जरी भी मैनेज कर सकता है। इससे अब फ़ायदा क्या हुआ? नाउ दैट वन पर्सन, अ ट्रॉमा सर्जन विद हिज टीम ऑफ सम मे बी MS स्टूडेंट्स जो जूनियर रेजिडेंट्स हों, कुछ MBBS इंटर्न्स हों, उनकी एक टीम लेके ही विल रिमेन ऑन फ्लोर एंड ही विल बी एबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज। तो एक कैपेबल बंदा हमारे फ्लोर पे अवेलेबल है जिसने एक पेशेंट को इवैल्यूएट किया, अपनी टीम को गाइड किया कि टीम वर्क ऑन दिस पैरामीटर, टीम दिस पेशेंट इज़ वेरी इल, वी हैव टू मैनेज दिस पेशेंट इमीडिएटली। तो इससे चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रूव हो सकती हैं बाई टिल we are able to have a trauma surgeon in all the trauma centers which are handling the major trauma. एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गई जो हॉस्पिटल के लेवल की चीज़ है, लेकिन रेफरल की बात केवल यहीं से शुरू नहीं होती है। रेफरल की बात जब हम मान लीजिए आई एम सर्जन और डॉक्टर वर्किंग इन अ रिमोट प्लेस, मैं अगर किसी पेशेंट को रेफ़र कर रहा हूँ तो ये मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्यों इसको रेफ़र कर रहा हूँ। ये हो सकता है मेरी कैपेबिलिटी के बाहर का हो, मैं इसको ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, या मेरे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन वो जो कुछ भी है। अभी क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है, एक खर्रा आएगा उस पर लिखेगा रेफर टू ट्रॉमा सेंटर या रेफर टू IMS। रेफर वो मुझे लगता है कई बार वैसे होता है कि ये तो बिना देखे बाहर से क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, एक काम करो वहां से रेफर कर दो। और शायद उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कुछ बेसिक चीजें कर सकते थे, सिंपली फ्लूइड दे दिया, थोड़ा हीमोस्टेसिस कर दी, लिम्ब इश्कीमिया तो फिशॉटमी कर दी, और उसके बाद पॉज, स्टेबलाइज एंड देन रेफर, तो शायद उसमें बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अब हमने देखा है, तुमने भी देखा होगा अपनी एक्सपीरियंसेस में, कि जो पेशेंट इस पैटर्न पे आते हैं कि पहले जिस हॉस्पिटल में गए, दैट हॉस्पिटल हैज़ प्रोवाइडेड सम लाइफ हैंडलिंग, मतलब लाइफ केयर मीजर्स, और कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट दे दिया जो उसके लिए रेस्क्यू मीजर्स थे, और वो करके एक प्रॉपर प्रोटोकॉल वाइज ट्रांसफ़र किया। तो वो पेशेंट के बचने की संभावना हमारे पास मैनेज करना भी इजी था, क्योंकि हमको पता था। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी पेशेंट ने ऑपरेट किया और उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, उस सर्जन को उसने बिना इंट्रा ऑपरेटिव कोर्स, इंट्रा ऑपरेटिव डिटेल देते हुए आपके पास भेज दिया, बस कि भेज दिया। अब यू आर इन अ मेस, आपको नहीं पता कि क्या बंदे ने ऑपरेशन किया है, व्हाट वेंट रॉन्ग। So as a surgeon, I must be able to face my failures also. ऐसा थोड़ी कि मैंने किया तो मुझे अब मुंह छुपाना है कि मेरा ये प्रोसीजर फेल हो गया। नहीं, मेरा फेल हो गया, आई एम सेंडिंग टू अ मोर स्पेशलाइज्ड सेंटर और अ मोर एक्सपीरियंस पर्सन। तो मुझे उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई मैंने ऐसे मैनेज किया था, आई डिड माई बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट हैज़ फेल्ड। सो देयर इज नो शेम इन डूइंग सो ना। सो आप ऐसा करो और ऐसा भेजो। तो जैसे ट्रॉमा में अगर ऐसा पेशेंट आया जिसके पास एक नोट्स है कि क्या मैकेनिज्म ऑफ इंजरी था, क्या इंसिडेंसेस हुए थे, हम क्या प्रोटोकॉल, क्या ट्रीटमेंट दिया था, क्या सेकेंडरी इवेंट्स हुए थे, ये सब एक निमोनिक है, एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल है ट्रॉमा में रेफरल का। हम अगर वैसे करके भेज दें तो भी जो एपेक्स लेवल ऑफ सेंटर्स हैं, जैसे हम लोग का सेंटर, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो वहाँ से भी नहीं आता। और बहुत सारे सेंटर्स में अभी भी ऑन फ्लोर बहुत मिनिमल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। कई जगहों पे तो ऐसे हैं कि हो सकता है केवल प्लेन MBBS वाले लोग ऑन फ्लोर काम करें, दे डोंट हैव इनफ ट्रेनिंग और द एक्सपीरियंस और बोथ।
इन हैंडलिंग ट्रॉमा। तो इसकी वजह से चीज़ें डिट्योरेट करती हैं। अब वो वेट करेगा कि एक स्पेशलिस्ट आएगा, दूसरा स्पेशलिस्ट आएगा, तो ये इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं पेशेंट का नुकसान डेफिनेटली हो जाता है। आई थिंक इस डिस्कशन से एक चीज़ ये भी समझ में आई कि एट सम पॉइंट इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल हॉस्पिटल, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, एट सम लेवल टू कीप ऑन देयर ट्रॉमा प्रोटोकॉल्स, बेसिक एसेंशियल ट्रॉमा प्रोटोकॉल्स रेडी। और जो उनका सर्जन है वो केवल अगर कोई पेशेंट ट्रॉमा के लिए आ रहा है, उसकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए कि उसको इमरजेंसी मैनेजमेंट करके, और फिर एक और चीज़ है, पेशेंट को ये समझा के भी भेजना, वाई गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस टू अदर प्लेस एंड विद इन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मरीज को लगता है अच्छा पता नहीं यहाँ से, या भाई इस हॉस्पिटल में गए, यहाँ पे प्राइवेट में यहाँ पे इतना पैसा लगेगा, हाँ। अब क्या हुआ, वो मरीज हो गया कंफ्यूज, अब वो मरीज वहां से जा रहा है। तो एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा चुभती है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल्स में होता है लामा, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल, और एक और क्या डामा इज है कुछ उसका भी कुछ ऐसे सो लामा को भी फेक बनाए हुए हाँ, मतलब मेरे हिसाब से अगर निमोनिक्स हैं सब। अगर पेशेंट आपके पास आया है और आपकी एडवाइस किसी रीजन से नहीं मान रहा है, और कई बार अगर ये फाइनेंशियल है, तो उस पेशेंट को आप गाइड तो कर सकते हो, और अगर वो एक एम्पैथिक टोन के साथ गाइड करो, ये नहीं कि अच्छा तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो तो फिर जाओ, तुम जहाँ जाओ देख लो, उसकी बजाय सबको पता होता है, एवरीबडी सबको पता है अच्छा ठीक है ये पेशेंट अगर सपोज दिल्ली में, तो यू कैन गो टू एम्स, और यही प्रॉब्लम है और ये चीज़ है, ये डायग्नोसिस है कि लिम्ब इश्कीमिया हुआ है, तो आप 6 घंटे के अंदर सर्जरी करने की कोशिश करिए, 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाइए। अभी तुमने इस डायलॉग में एक बहुत कठिन शब्द का इस्तेमाल किया, इट्स अ वेरी टफ टर्म। आई हैव गिवन सो मेनी लेक्चर्स ऑन दिस टर्म। मेरे कई बार ओरिएंटेशन क्लासेस में मेरे लेक्चर्स रखे जाते हैं। एम्पैथी, दिस इज़ अ टर्म विच इज़ वेरी ईजी टू बी सेड एंड वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। मतलब मुझे लगता है अभी जो मेडिकल एथिक्स का एक चैप्टर नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इंक्लूड किया है, उसमें एम्पैथी में अक्सर फाइनली आ गया है। हाँ, इट हैज़, मेनी थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड वेरी मच। अभी मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ जो और सुधरी हैं। तो एम्पैथी एक ऐसा शब्द है ना जिसके बारे में अगर आप सोचना चाहोगे तो जितना आप इस शब्द को समझोगे उतना ही आप इस शब्द की महानता समझ में आएगी। एम्पैथी को लोग सिंपैथी से कंफ्यूज कर लेते हैं कि इट इज़ लाइक सिंपैथी, यू हैव एम्पैथी। सिंपैथी जैसे किसी की तबीयत ख़राब है, मैंने देखा उसको मतलब पेट में दर्द हो रहा है, वो तो ऐसे चल रहा है, अरे बेचारे के दर्द हो रहा होगा, चल रहा है। सिंपैथी तो हो गई, लेकिन एम्पैथी नहीं आई। एम्पैथी एक वो जो हमारे यहाँ सेइंग थी ना कि जाके पाँव न फटी बेवाई ऊका जाने पीर पर आई। तो जब आप अपने नियर एंड डियर, हो सकता है अपने घर के भाई बहन वाइफ बच्चे, किसी को ऑपरेशन थिएटर के अंदर भेजते हो, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है उस चीज़ को अगर आप रिकॉल करो, और जो इंट्रा ऑपरेटिव जब तक उसकी सर्जरी अंदर चल रही है, आप किस मेंटल स्टेटस से गुजर रहे हो, जब वो बाहर आया तब आप क्या सोच रहे हो, जब तक वो हॉस्पिटलाइज रहा एंड वेल टू डू नॉर्मल रूटीन लाइफ में नहीं चला गया, ये जो आप फेज़ एक बिताते हो, जब तक आप इस चीज़ को, मतलब भगवान ना करे किसी को करना पड़े, लेकिन जब तक आप इस चीज़ को फील नहीं करोगे, तब तक वो वाली जो एम्पैथी एक डॉक्टर के अंदर, एक मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर होनी चाहिए, मुझे पर्सनली नहीं लगता नहीं आ पाएगी। आई थिंक लेकिन ये बहुत ज़रूरी फीलिंग है, और दुर्भाग्य से ही ये जितनी जल्दी आपके अंदर आ जाएगी उतनी जल्दी आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे और बहुत अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन जाओगे। मैं अभी मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरी वाइफ एडमिट थी, तो वहाँ पे एक नर्स थी, तो वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम था उसको, वो रोज़ सुबह आती थी, बोलती थी कि मैम मैं आपके बाल जो है कॉम्ब कर देती हूँ। तो वो रोज़ आके सुबह बाल बना के, अच्छे से चोटी बना के और वो बना के जाती थी। मैं सोचता था कि क्यों ऐसा करती है, मैं समझ नहीं पाता था, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में भी लोग इतना टाइम नहीं देते हैं यूजुअली। तो जब वो डिस्चार्ज हो रही थी मेरी वाइफ, तो मैंने उससे पूछा कि हाँ सिस्टर, आपका जो इस तरीके का केयर है, मैं मतलब समझ, आर यू एबल टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ केयर टू एवरीवन? तो शी सेड यस सर। तो
उस समय तो खैर मैं चला गया। बाद में उसने बताया कि हर मदर वाज वेरी सिक इन कोविड एंड शी रिमेन्ड इन आईसीयू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और उस समय वो डॉक्टर्स केवल एक ही कहते थे कि मुझे माँ के बाल लंबे हैं, छोटी बात नहीं देते। तो एम्पैथी बड़ा हार्ड अर्न वाला चीज़ है। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन और यू द परफेक्ट एग्जांपल यू गेव कि अपने किसी पे आती है तो, और एज ए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि हर दूसरे को अपना कैसे समझ सकते हो। आई थिंक दिस ब्रिंग्स टू ह्यूज चैलेंज, बट इट शुड बी। मज़े की बात यह है कि मैं लाइफ में कुछ लोग हैं जिनको, कुछ गुरु हैं जिनको बहुत डीपली इज्जत करता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो चाहे प्रोफेसर पीटर ग्लोविंस्की हो जो मेयो क्लिनिक में थे, चाहे प्रोफेसर रमेश त्रिपाठी हो, इज़ माई मेंटर। और सेम बात भी तुमने घुमा फिरा के गई। प्रोफेसर पीटर ग्लोविंस्की का ना एक प्रेसिडेंशियल ओरेशन है और इट्स वेरी गुड, और उसके एंड में एक लाइन आती है, व्हेन साइंस टचेज ह्यूमन इट बिकम्स एन आर्ट। और उसी के एक पार्ट में एक जगह लिखा है उन्होंने कि और सेम चीज़ माई डॉक्टर त्रिपाठी यूज्ड टू से कि चाहे जितनी गाइडलाइंस हों, चाहे जितने पेपर्स चैप्टर्स पढ़ लिए, लेकिन हर मरीज अलग है। तो कई बार ना बहुत मुश्किल होता है कि इसके लिए डिसाइड कैसे करें। तो उस सिचुएशन में केवल आपको एक चीज़ सोचनी होती है कि अगर इस पेशेंट की जगह मेरी माँ, बहन, भाई होता तो क्या डिसाइड करते हैं, और सडनली इट बिकम्स एन आंसर। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एम्पैथी इज। But I think that Getting that empathy and focusing on empathy is a biggest challenge. I think अगर जो भी यंग मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स देख रहे हैं, क्योंकि देखो बड़े घड़े नहीं पढ़ाए जाते नहीं, लेकिन वी मस्ट बी थैंकफुल टू एनएमसी कि उन्होंने लाया इसको अपने हाँ, context मतलब में आई लाया। वाज मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो दिस वाज द पेन, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़ रहे थे और उसके बाद जब क्लिनिकल मेडिसिन में आए देखे, तो मैं कई बार ओपन फोरम पे आई सेड कि यार हम लोग हिंदुस्तान में इतने सब्जेक्ट पढ़ते हैं एमबीबीएस में, बट मेडिकल एथिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ इट। वो टीचर्स पढ़ाते थे, हम लोग उनको देख के सीखते थे। लकी इनफ कि अगर हमारे पास वो सिखाने के लिए टीचर्स मिले जो शायद उस दिन उतना बिजी नहीं थे और हमें दिखा पाए, और लकी इनफ कि हमें वो पेशेंट्स और वो एनवायरनमेंट देखने को मिला। बट आई एम सो हैप्पी कि फाइनली मेडिकल एथिक्स हैज एक्चुअली कम एज अ चैप्टर. I think I'll go and read it now. This is now in the curriculum of the MBBS. Wow. A few things have improved. Now NMC wants to make Indian medical graduates. कहते हैं कि हमें मतलब MBBS स्टूडेंट नहीं बनाना, we want to make Indian medical graduates, और उन्होंने पूरा एक लिस्ट है what a Indian medical graduate is expected to perform. तो पूरी लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें ये चीज़ें हैं। और उसका पार्ट है दिस मेडिकल एथिक्स, ऑडिट, एम्पैथी, दिस ऑल थिंग्स आर देयर। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, तो इनिशियल पार्ट ऑफ केयर में, तो अभी रिसेंटली 2023 में एनएमसी ने एक और गैजेट निकाला फॉर ऑल दी पोस्ट ग्रेजुएट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्पेशलिटीज़। उन्होंने बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट कोर्स भी मैंडेटरी कर दिया है। तो अब बिफोर यू अपीयर इन एग्जामिनेशन इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू गेट अ सर्टिफिकेट एंड ऑफ डूइंग बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट कोर्स, विच इज़ मतलब कार्डियक अरेस्ट सिनेरियोज के लिए ज़्यादा है वो, लेकिन ठीक है, फॉर ऑल दी इमरजेंसीज इट होल्ड्स ट्रू। तो ये भी एक अच्छी पार्ट है। तो यही आई वाज सेइंग ना, गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अ लॉट, डूइंग अ लॉट, ट्राइंग टू पुट द बेस्ट ऑफ द एफर्ट, but as the user end society has to be responsible enough to get these things utilized also ना। हम उसको यूटिलाइज ही ना करें। हम अगर हमको किसी ने बता दिया था चेस्ट कंप्रेशन कैसे देना है, और हम प्लेन में बैठे हुए हैं, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, हमने सोचा कि हम तो कुछ करेंगे नहीं, क्या पता कुछ नुकसान कर दें, तो इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। अगर हम मुँह चुराने से नहीं बाज आए, आज यू मूव अराउंड, एक छोटी सी रेड कलर की मशीन जो जिसको AED बोलते हैं, अब हर जगहों पे होने लगी है। हमारे देश में अभी पब्लिक प्लेसेस पे उतनी नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पे तो है सब ना। जगह है। हम नहीं जानते उसका यूज़ कैसे करना है। मॉल्स में होती हैं, कई मॉल्स पे हैं। हमको एक मिनट का एक वीडियो देखना है, हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी रील्स देखते हैं,
यूट्यूब पे हमको AED का यूज़ 1.5 मिनट का वीडियो है, देख लें, उसमें कुछ करना नहीं, 2 पैड लगाने, मशीन ऑन कर देनी, मशीन अपने आप जान बचा देगी। तो हम इतना अगर नहीं करेंगे तो हम ये गवर्नमेंट से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ना कि खाना बना के हमारे चम्मच में दे दे और हमारे मुंह तक पहुंचा दे। सो दिस वी हैव टू डू, वी हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, देन ओनली वी कैन make some difference in our current situation. Agree. I think we cry about a population a lot, but we forget one of the best societies ever lived is Japan, और जहाँ पे population density ऐसी कोई कम नहीं, right? But this population is our power also, no? Yes, because ये तो हमारी ताकत भी तो है। this is the biggest power. So शशि, कुछ change करते हैं, कुछ ऐसी I'm sure कि the place you are working you have hundreds of those, कुछ ऐसी touching stories patients के साथ जो मे बी शायद हजारों की भीड़ में वो एक अभी भी स्टैंड करता है, अभी भी याद आता है कि ये वो इंसिडेंट अच्छा खराब कुछ नहीं, बहुत सारी तो तुम्हारे साथ शेयर्ड इंसिडेंसेस इस तरीके के हैं। एक पेशेंट तुमको याद होगा, अर्जुन नाम था, जिसका इंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला था। वो कहीं बाहर से ऑपरेट होके आया था एंड ही वाज हैविंग अ इंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला, ड्रेन पड़ा हुआ था और वो ही वाज सो इमैसिएटेड एंड डेबिलिटेटेड, मूव भी नहीं कर पाता था। सो इंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला बेसिकली बताते हैं, बहुत बीमारी में ऐसा हो जाता है कि आंत कहीं कहीं पे पेट में खुल जाती है। सो जो टॉयलेट है, जो आंत के रस वगैरह वो आपके पेट से भी कई जगह से निकल रहे होते हैं। तो फीकल मैटर पूरा एब्डोमेन से लीक कर रहा था, उसका ड्रेन था, उससे बाहर आ रहा था। तो एक दिन तुमको याद होगा, हम और तुम सुबह पहुँचे जब राउंड्स लेने, तो हमने पाया कि वो उसका जो है ड्रेन जो है बाहर खिंचा हुआ पड़ा था। तो हमने उससे पूछा कि ये ड्रेन कैसे बाहर कर गया अर्जुन? तो बहुत निरीह तरीके से उसने बोला कि सर बिल्ली आई थी खींच दी। एंड वी फेल्ट सो बैड कि ये बंदा इतना वीक हो गया है कि बिल्ली इंसान के आसपास फटकती है बिल्ली, वो उस कमज़ोर आदमी का ड्रेन खींच दिया उसने। और उसके बाद हम उसका कुछ नहीं कर, मतलब वो बंदा बेचारा विरोध तक नहीं कर पाया। उसके बाद हम आई रिमेम्बर उसी में कहानी ये थी कि उसके पेट में नॉर्मली हम लोग जब कभी ऐसा होता है तो उसमें एक स्टोमा बैग लगाया जाता है। तो स्टोमा बैग एक शेप होता है, तो वो जैसे अगर ये है उसके बगल में इतना बड़ा सा लगेगा, उसके 2 स्टोमा बहुत पास पास थे। तो अब स्टोमा फिट कैसे हो? तो हम फिर रात में हमने बैठ करके गरम चाकू करके दूसरे स्टोमा को बैग को काट करके साइड की प्लास्टिक, सो दोनों आपस में फिट हो जाए। फिट हुआ। तो फिर न्यूट्रिशनल चैलेंज था, हम लोगों ने पर्सनल लेवल पे कहीं कहीं बात करके कुछ कुछ अरेंज किया एंड फाइनली ही इम्प्रूव्ड एंड वेंट वेल। और कई महीनों बाद एक बार वो अस्पताल में आया और ही वाज उसका स्टोमा रिवर्सल भी फाइनली रिवर्सल भी हुआ। और वो केवल 2 लोग को ढूंढ रहा था, डॉक्टर शशि और डॉक्टर हिमांशु को, और उसको अपनी शादी का कार्ड देना था। खाली 2 लोग को अस्पताल में ढूंढ रहा था। तो एक तो वो पेशेंट था। ये एक हैप्पी एंडिंग थी। सैड एंडिंग वाले भी हैं, जैसे मुझे अभी याद आया जब मैंने इनिशियली ज्वाइन किया तो एक 17-18 साल का बच्चा था। जब हम लोग ट्रॉमा में रेगुलरली काम नहीं करते थे, उसका पॉलीट्रॉमा था, एब्डोमेन में ज़्यादा इंजरीज थी, एब्डोमिनल साइंस बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत क्लियर कट भी नहीं थे सेटल की बस इसको ऑपरेट कर दो। तो बड़े बिजार टाइप के साइंस थे। तो वी कुडंट डिसाइड, क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं थे, बहुत ज़्यादा देखते नहीं थे, ऐसे ऑन कॉल बेसिस पे जाते थे। तो वी कुडंट डिसाइड कि इसको ऑपरेट करना है या नहीं करना है। तो कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं जो सीखे। बैड एक्सपीरियंसेस भी आपको सिखाते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा सिखाते हैं बैड एक्सपीरियंसेस। तो एक 16-17 साल का लड़का था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था उसका। बहुत क्लियर कट एब्डोमिनल साइंस नहीं थे कि हम लोग उसको ऑपरेट कर देते। तो वी थॉट कि वी शुड वेट। 3-4 दिन एडमिट रहा, ही वॉज ओके, ठीक था। बट सडनली अ डे 4th और 5th डे ही डिप्ड इन। तो हमने कहा कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, वी शुड ऑपरेट हिम। एंड व्हेन ही ऑपरेटेड हिम, हिज बाउल कुछ पार्ट पूरा सड़ गया था हाथ का। और उस दिन उस सोचने पे उस मजबूर किया कि अगर हो सकता है 4 दिन पहले इसको हमने ऑपरेट किया तो हो सकता है इसका आउटकम बेटर हो गया होता। अब तुम उस जगह पे हो जहाँ पे आगे का एक कहते हैं ना, अब गाड़ी एक्चुअली वार्म्ड अप है। बिल्कुल। सो एज अ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी इन BHU एट ट्रॉमा सेंटर, व्हाट आर योर ड्रीम्स अगले 10 साल 20 साल? व्हाट यू वांट टू बिल्ड? अब तो जिम्मेदारी का समय शुरू हुआ है। अभी तो अपने आप को बनाने का था पहले, अब एक जिम्मेदारी का वो शुरू हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि यू मस्ट बी एबल टू मेक डिफरेंस वेयर यू आर वर्किंग। तो एक तो मुझे पर्सनली लगता है कि एक सबसे पहली बात तो
अपने इंस्टीट्यूशन में ट्रॉमा सर्जरी को एक वेल एस्टेब्लिश स्पेशलिटी की तरह इस्टेब्लिश करना है। मेरा मतलब स्पेशलिटी से है कि हम पेशेंट देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा कभी कभी कुछ बुरा भी है वो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जब, क्योंकि यू आर वर्किंग इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो यू शुड हैव अ गुड एकेडमिक्स आउट ऑफ इट ऑल्सो। दीज पेशेंट्स आर योर डेटा, these patients are your research subjects, so you must focus on the research focused on these patients, should be able to bring about some novel ideas, कुछ जो रिसर्च मटेरियल हो जिसकी वजह से कुछ केयर में इम्प्रूव हो सके। तो एक तो वो चीज़ है कि आपको थोड़ा सा रिसर्च के बारे में सोचना पड़ेगा कि एक तो इन डेटा के साथ आप अपना एक एक्सपीरियंस डालो एंड यू शो टू द वर्ल्ड कि these kind of injuries we are receiving and what we are managing like that, and जिससे कि मान लीजिए हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ और किसी एक इंजरी के 100 पेशेंट हमारे पास साल में आते हों, तो हम जो 100 पेशेंट के साथ जो हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो दैट माइट बी अ लेसन फॉर अनदर पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन एनी अदर प्लेस एंड हैविंग ओनली वन इंजरी ऑफ लाइक दैट। फॉर अस आल्सो, जो आगे के 100 पेशेंट आएंगे उनके लिए भी नहीं, और उसके लिए जो सोचेगा कि मान लो उसको साल में एक ही पेशेंट मिला, सोचेगा इसको कैसे मैनेज करूं, तो हिल सर्च द लिटरेचर एंड विल फाउंड कि हाँ किसी का तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो 100 मरीज इस तरीके के मैनेज करता है। तो अगर वो 100 मरीज के एक्सपीरियंस के साथ ये रिकमेंड कर रहा है तो आई मस्ट गो ऑन द सेम लाइन। तो यू शुड बी अ टॉर्च बियरर, लाइक लोगों को ये बताना होना चाहिए आपको कि दिस इज माई एक्सपीरियंस, आई एम हैंडलिंग द वे and I'm reasonably confident that if you will follow this way, then you may not be wrong in doing so. दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक at the end of next few years I must be able to start MCH in trauma surgery in IMS-BHU. So this is one of my very hardcore desire. At some point of time हमारा इंस्टीट्यूट भी अपग्रेड हो रहा है, तो अगर हम एम्स वाला स्टेटस हमें मिल जाता है तो डेफिनेटली विल बी स्टार्टिंग MCH इन ट्रॉमा सर्जरी, दैट विल बी अ वेरी ग्रेटिफाइंग डे फॉर मी। अभी एम्स स्टेटस BHU का है नहीं है क्या? अभी थिंग्स हैव स्टार्टेड, लेकिन हॉस्पिटल सेक्टर में जब भी आप किसी में जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑलवेज स्टार्ट विद द सर्विसेज। तो गवर्नमेंट विल फोकस इन कपल ऑफ ईयर्स फॉर सर्विसेज, मीनवाइल द एकेडमिक पार्ट will not be touched. Next maybe couple of years or so, the government Ministry of Health का plan है for 2 years. So maybe in another couple of years we'll be able to present this thing also कि these courses are running in AIIMS and we must be able to allowed to replicate those courses at BHU also. तो ये कुछ चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें वो चीज़ अचीव करनी है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन मैं अभी ये भी नहीं कह सकता कि एवरी पेशेंट इज़ रिसीविंग दी रिकमेंडेड और स्टैंडर्डाइज अप्रोच। तो हमारा ये फोकस होना चाहिए कि ठीक है हमारे पास 100-125 मरीज आ रहे हैं, लेकिन उन 100 के 100 को हमें इतना कैपेबल होना पड़ेगा कि हम जो प्रोटोकॉल्स हैं ATLS के उनके आधार पर ट्रीटमेंट दे सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत ग्रेटिफाइंग दिन होगा हमारे पास, जिस दिन हम अपनी एक ऑडिट करें और हम देखें कि हाँ ये 100 पेशेंट जो हमारे आए थे इनको हमने प्रोटोकॉल वाइज ही मैनेज किया है। बचा कौन नहीं बचा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा मैनेजमेंट वाज अप टू द मार्क्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी एक चीज़ हमको लगता है कि इस्टेब्लिश करनी है। तो नाउ वी आर रीचिंग टू दैट कैपेसिटी व्हेन वी आर इन द अथॉरिटेटिव पोजीशन टू हैंडलिंग दीज थिंग्स। तो ये सब चीज़ें अब करनी पड़ेंगी। आई थिंक एक रिसर्च की बात की तो यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में, और केवल इंडिया का नहीं है, पूरी दुनिया में जैसे ही कोई बहुत बढ़िया केस का आउटकम हुआ तो वो सब कोई न्यूज़पेपर में भी देना चाहता है, सब कोई फेसबुक और मीडिया इंस्टा पे भी और लिंक्डइन पे भी डालना चाहता है, जो जहाँ पे हम कुछ बहुत अच्छा अचीव करते हैं, फील गुड। पर जिस दिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई उस दिन खुद भी हम इतने डिप्रेशन में रहते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्पाइट इवन बेस्ट एफर्ट, और कैसे भी, या कॉम्प्लिकेशन ऐसी हुई कि जहाँ पे सिस्टम मिस कर गया, कोई चीज़ मिस्टेक हो गई,
प्रॉब्लम इज जो हम सीखने की बात करते हैं तो इट हैज टू बी अनबाइस्ड बाय इक्वल आर्म्स. ऑब्वियसली. अगर pluses gets reported in research, minuses should also be. इक्वली रिपोर्टेड. और ये एक मेडिकल पब्लिकेशन की बायस है जो बहुत डिफिकल्ट है इरेडिकेट करना. आई थिंक दिस कैन ओनली बिकम व्हेन द डॉक्यूमेंटेशन बिकम irrespective of the willingness, documentation and publication becomes irrespective of willingness from the treating doctor or treating institute. तो कहीं ना कहीं अभी इवन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, नन ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैज रियली स्ट्रक्चर्ड पेशेंट डेटाबेस एंड एंट्रीज. और जहाँ पे जिस कंट्री में हम ये बात कर सकते हैं कि वन कंट्री वन इलेक्शन या कुछ है ना, तो एक मुझे लगता है एक ड्रीम हैज टू बी जहाँ पे एक पेशेंट की हेल्थ समरी, एक इंसान की हेल्थ समरी. अब आजकल इतना एआई और इतनी चीज़ें हैं, हमारे पास डिजी लॉकर है और कितनी चीज़ें हैं, एक हेल्थ लॉकर भी ना होना बनता है. जहाँ पे पैदा होते ही उसका इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड से लेकर के जिस भी सेटअप में उसका ट्रीटमेंट हो, भले वो प्राइवेट में हो, भले वो गवर्नमेंट सेटअप पे हो, उसका किस समय क्या इलाज हुआ. आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू टेक दिस अप एंड एक हेल्थ लॉकर फिट बिकम्स अ नेशनल एसेंशियल. मतलब हमारा कोई भी अच्छी चीज ना मन से नहीं होगी, इसको कानून बनाना पड़ता है, जबरदस्ती लगवाना पड़ता है. अभी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आइडिया है, पर आई थिंक आभा जो है, आधार बेस्ड असेसमेंट, आभा आईडी जो सबकी बन रही है, आई थिंक दैट माइट इंक्लूड ऑल दीज एस्पेक्ट्स जो तुम बात कर रहे हो. हाँ, मतलब ये दिस हैज टू बिकम इन. अभी क्या है, इट्स अ विल बेस्ड, जिसको करना है, या फिर कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स हैं, अब उसकी डिटेल्स में नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली कॉम्प्लिकेशंस आल्सो हैव टू बी डेफिनेटली रिपोर्टेड. इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन डिग्रेडिंग नेम ऑफ अ डॉक्टर और ऑफ ए इंस्टीट्यूट, बट समहाउ एक वे हैज टू बी फाउंड आउट जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन डोंट गेट मिस्ड. Well, it was nostalgic. It was nostalgic. Exactly. I think वो एक टर्मिनोलॉजी है. मुझे पता नहीं कि शायद हम इसमें डॉक शो की जो हमारी बेसिक चीजें हैं उसको कितना कवर कर पाए, लेकिन आई एम श्योर कि लेकिन ये कुछ उस टाइप की बात हो रही है 2009-10 में, जब हम लोग आधे लीटर की सलाइन की बोतल रात में मंगवा के उसके बाद बैठ के हॉस्पिटल रिलेटेड बातें किया करते थे. दिस इज समथिंग लाइक दैट. ऐसा होता था कि जब ये बेसिकली वो होता है जब दो थके हुए डॉक्टर आपस में क्या कैसे बातें करते हैं और कौन सी अच्छी खराब चीज़ों को देख करके अपने आप को ही खुद से तैयार करते हैं. और आई एम श्योर कि यू आर गोइंग, और कल से तुम भी हॉस्पिटल में एक अगले किसी केस के लिए लग जाओगे, तो ये शायद बातें तब जब कभी ये वीडियो आएगा तो दिखेगा. थैंक यू फॉर कमिंग. और Vaibhav, we have taken your video, we are putting this today so that very soon I'm going to call you also. So thank you, Shashi. Thank you.